सो वेलकम 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 हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब इंटरस्टार। सो वेलकम एवरीवन टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ बैंक ऑडिट, जहां हम बैंक ऑडिट रिवाइज करने वाले हैं। सर, इस प्यारे चैप्टर की अगर मैं बात करूं ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है। और इसकी वेटेज जो आपके एग्जाम में रहने वाली है वो लगभग 5 से 8 नंबर रहने वाली है। अभी जो जैन एग्जाम्स हुए, जैन 25 के एग्जाम्स, उसमें सर 8 मार्क्स का बैंक ऑडिट आया। तो अगर 8 मार्क्स आपको फ्री के मिल रहे हैं और यही टॉपिक आपके सीए फाइनल लेवल पे भी काम आने वाला है, तो यू शुड गिव द बेस्ट फॉर इट, यू शुड गिव द बेस्ट फॉर इट। और बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ एंड तक बने रहना, मेरे साथ एंड तक बने रहना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द क्वेश्चंस आपके इस रिवीजन में कवर हो जाएंगे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे ताकि बाकी इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाए। एंड यस, सब्सक्रिप्शन का बटन दबा देना, सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक मिलती रहे। सो विदाउट मच अडू, लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। और सर, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा हमारे बुक्स से, दैट इज द नोट्स, क्वेश्चन बैंक, और जो हम क्लास में बोर्ड नोट्स बनाते हैं। ये बोर्ड नोट्स अगर आपको एक्सेस करने तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां पे आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द बैंक ऑडिट। सबसे पहला टॉपिक कहता है टाइप ऑफ द बैंक्स। सर, क्या क्या टाइप्स ऑफ बैंक्स अवेलेबल हैं? सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वही हैं जो आपके आसपास आपको दिखते हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जिनका काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, एडवांसेस ग्रांट करना। अब सर, ये तो अर्बन बैंक्स हो गए। रूरल बैंक्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं आरआरबी, यानी रीजनल रूरल बैंक। ये कहां पे मिलेंगे? सर, रूरल एरियाज में। कौन सी कम्युनिटीज के साथ डील करते हैं? रूरल कम्युनिटीज। इनके नाम कैसे पहचानेंगे? इनके नाम में ना ग्रामीण आता है। क्या आता है सर? एकदम देसी फील आती है, ग्रामीण आता है। ग्रामीण यानी पंजाब ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद ग्रामीण बैंक। फिर आते हैं सर कोऑपरेटिव बैंक। नाम से पता चल रहा है ये बैंक तो है, बट ये कंपनीज एक्ट वाले नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाले हैं। सो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स एंड रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ये किसको कैटर करते हैं? सर, ये भी देसी है, ये भी एग्रीकल्चरल और रूरल सेक्टर को कैटर करते हैं। अब इसके नाम में कोऑपरेटिव आता है, जैसे गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मार्यादित। ओ माय गॉड सर, क्या नाम है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मार्यादित। सहकारी इज जस्ट अ हिंदी वर्जन ऑफ कोऑपरेटिव, मार्यादित मींस लिमिटेड। ठीक है, तो ये बेसिक बात ध्यान रखना। फिर आते सर पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक यानी पेटीएम करो। नाम से ही पता चल रहा है ये लोगों से डिपॉजिट्स तो ले सकते हैं, बट एडवांसेस नहीं, सिर्फ पेमेंट के काम आ सकते हैं। इन बैंक से सिर्फ आप पेमेंट्स वगैरह करवा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो पेमेंट इज अ न्यू टाइप ऑफ बैंक। दे कैन एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, बट दे कांट इशू एनी लोन्स, कांट गिव एनी क्रेडिट कार्ड। दीज आर पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक। लास्ट में हम सबके फेवरेट दो बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक। डेवलपमेंट से समझ आ रहे हैं क्या डेवलप करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए लोन्स होते हैं वो ये बैंक्स देते हैं, जिसमें आ जाती है हमारे आईएफसीआई, आईडीबीआई और सिडबी। आईएफसीआई यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जहां भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की फील है, चुपचाप डेवलपमेंट बैंक समझ लेना। एंड लास्ट में आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक छोटे नहीं है, ये बैंक छोटे नहीं है, ये छोटे बिजनेसेस की हेल्प करते हैं। जो छोटे बिजनेसेस की कोई हेल्प नहीं करता, ये लोग उसकी हेल्प करते हैं। तो दे प्रोवाइड द बैंकिंग फैसिलिटीज फॉर अनसर्व्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स लाइक फार्मर्स, स्मॉल यूनिट्स। एग्जांपल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो फटाफट सारे के सारे बच्चे अपने नोट्स पे आ जाओ एंड एक बार क्विकली यहां से रिवाइज कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं, एक्सेप्ट द डिपॉजिट, ग्रांट द एडवांसेस। रीजनल रूरल बैंक रूरल एरियाज में रूरल कम्युनिटीज की मदद करते हैं। सबके नाम में आ जाएगा ग्रामीण। ठीक है सर। कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में आते हैं। गुजरात एंड छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मार्यादित। पेमेंट बैंक नए नए बैंक हैं, डिपॉजिट्स ले सकते हैं, लोन्स नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। पेमेंट्स किसके थ्रू हो सकती है? ये आपको डेबिट कार्ड दे सकते हैं, इंटरनेट दे सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग दे सकते हैं, इसके थ्रू आप पेमेंट्स कर लो। एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट एंड पेटीएम पेमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे देना, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देन लास्ट में आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। दे प्रोवाइड द फाइनेंस फैसिलिटीज फॉर स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट एंड स्मॉल फार्मर्स लाइक इक्विटास एंड एयू। क्लियर है सारे? हाँ सर। इनका पूरा का पूरा रट्टा लगाने मत बैठ जाना, यू शुड जस्ट बी अवेयर अबाउट कौन से बैंक्स क्या क्या काम करते हैं। ये बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब सर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम सबका बैंकों का बैंक। कौन सा बैंक? आरबीआई। अब सर आरबीआई का काम क्या है? बैंकिंग सिस्टम को बनाना, उसका ख्याल रखना और उसको रेगुलेट करना। तो यहां पे आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब बैंक्स और एनबीएफसी की बात है, उनको डेवलप करेंगे, सुपरवाइज करेंगे और उनको रेगुलेट भी करेंगे, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई बैंक गड़बड़ कर रहा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ठीक है सर। इसके अलावा ये पॉलिसीज बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तीन बेसिक बातें आपको समझ आनी चाहिए। फिर सर आईसीआई हो सकता है 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई।
तो मुझे बताओ आरबीआई का बेस्ट फंक्शन क्या है? सर इसके पास नोट छापने की मशीन है। नोट छापने की मशीन यानी करेंसी, करेंसी को इशू भी करता है, रेगुलेट भी करता है कि जहां लगा 2000 के नोट ज्यादा हो रहे हैं, मेरे को लाके दो, मेरे को लाके दो, हम रखेंगे। तो आरबीआई क्या करता है? करेंसी इशू भी करता है, रेगुलेट भी करता है। इसके अलावा आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक। सर ये किसका बैंक है? बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स। आपने बचपन में सीखा होगा इट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यानी बैंक्स ने सबसे पैसा मांगा, नहीं मिल रहा, तो आखिरी में आरबीआई से पैसे मांगो, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। एंड आखिरी में रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, जो यहां पे भी मैंने आपको बोला था। तो 3 फंक्शन ध्यान रखना, करेंसी वाले 2, उसके बाद बैंकर वाले 2 और रेगुलेट करने वाले, ये इसके 5 फंक्शंस टोटल में हो गए। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर एक बात बताओ, जब भी मैं बैंक ऑडिट करने जाऊंगा तो कौन सी खास बातें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है? दीज आर कॉल्ड द पेक्यूलैरिटीज इन्वॉल्व। आ जाओ एक बार पेक्यूलैरिटीज रिवाइज करते हैं, एकदम फ्लो में चलना, ठीक है सर। ये कहता है आज की डेट में जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं बढ़ती जा रही हैं। मैंने कहा सिर्फ ट्रांजैक्शंस ही नहीं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई यूपीआई आ गया, कोई हमारी नेट बैंकिंग में अलग ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, कोई आरटीजीएस कर रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बढ़ते जा रहे हैं, तो ट्रांजैक्शंस भी बढ़ रही है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सबके हाथ में नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो पहले बोलना ट्रांजैक्शन ज्यादा है, फिर बोलना प्रोडक्ट ज्यादा है, फिर बोलना क्यों ज्यादा है? टेक्नोलॉजी आ गई। सर ये तो सारी ऑनलाइन की दुनिया है, मैं कह रहा हूं ऑफलाइन में भी हर गली नुक्कड़ पे बैंक की ब्रांचेस खुल चुकी है। दैट इज वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द बैंक्स। क्लियर है? क्लियर है सर। जैसे ही पॉइंट्स खत्म हो जाए ऊपर देखना, ऊपर किसकी नजर है? आरबीआई की, यानी स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द रेगुलेटर। तो एज अ बैंक ऑडिटर आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आरबीआई की क्या क्या रेगुलेशंस है, ठीक है। तो ये कुछ 5 खास बातें हैं जिनका आप ध्यान रख के चलोगे। तो फटाफट एक बार अपने नोट्स पे आओ, आ गए सर। तो इसमें ये बात करते हैं कौन कौन सी पेक्यूलैरिटीज इन्वॉल्व हैं। तो पेक्यूलैरिटीज में सबसे पहले क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अब ऑफलाइन में आप बोलोगे वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ नेटवर्क, एंड लास्ट में सबसे ऊपर स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर। हो सकता है ऐसे यहां से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको समझ के चलना। इसके अलावा सर ये सारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ये जितने भी एक्ट्स हैं इनको बस रीड करके चलना, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो। अब आती है सर सवाल बैंक ऑडिट की अप्रोच। हमारे बैंक ऑडिट में क्या अप्रोच हमको फॉलो करनी है? तो पहले आ जाओ फटाफट समझते हैं क्या क्या समझना है। ये कहते हैं बैंक ऑडिट के अप्रोच में सबसे पहले तो प्लान बनाओ। किसके बेसिस पे? 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए, इधर देखो, 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको बैंक के ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। उन ऑपरेशंस में क्या इनहेरेंट रिस्क है, क्या कंट्रोल रिस्क है, क्या इनहेरेंट रिस्क है, क्या कंट्रोल रिस्क है, एंड ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या है। ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या है? ये चारों बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करोगे क्या इनके ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस में क्या एडवर्स फीचर्स है यानी इनहेरेंट रिस्क। उसके बाद जो इन्होंने कंट्रोल्स लगाए इसको डील करने के लिए, क्या लेवल ऑफ कंप्लायंस है बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिपोर्ट्स। और अगर आपको लगता है ये लोग कंप्लाई नहीं करते, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंट्रोल, प्लस जो आपको ट्रेनिंग दी गई थी यानी फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज हुई थी, उसके हिसाब से आपने ऑडिट रिस्क निकालनी है। सर ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ, अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ऑडिट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का दूसरा नाम एडवर्स फीचर, कंट्रोल रिस्क मतलब लेवल ऑफ कंप्लायंस। अगर कंप्लायंस नहीं है तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगी। और आखिरी में ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन द ब्रीच ऑफ कंट्रोल्स एंड फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज। इजी पीजी सर। फिर शुभम सर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या करेंगे सर? हम इनके कंट्रोल्स को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? सवाल पूछ के। पहला सवाल क्या पूछेंगे? इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस। हु लेट द डॉग्स आउट? हु का मतलब है कौन कंट्रोल परफॉर्म करता है, कौन कंट्रोल परफॉर्म करता है, और जो भी बंदा कंट्रोल परफॉर्म करता है क्या उसके पास नॉलेज और अथॉरिटी है। ठीक है सर। फिर पूछेंगे व्हाट का मतलब है व्हाट इज द एविडेंस अवेलेबल। व्हाट इज द एविडेंस अवेलेबल, ये दिखाने के लिए कि कंट्रोल एक्चुअल में परफॉर्म हुआ। सर इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है वेयर, जो एविडेंस है ये कहां मिलेगा। वेयर इज द एविडेंस अवेलेबल, क्या ये आगे भी मिलेगा यानी इट इज रिटेन, और अगर आप रिटेन करते हो तो क्या ये एक्सेसिबल है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो 3 सवाल पूछ लिए, हु, व्हाट, वेयर। अब पूछो व्हेन का मतलब है किस फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, और क्या ये फ्रीक्वेंसी काफी है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 4 ऑप्शन, जल्दी बताओ क्या क्या पूछ लिया। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन हो गया। अब लास्ट में पूछो हाउ का मतलब है हाउ द कंट्रोल इज परफॉर्म, क्या कंट्रोल एक्टिविटीज हैं, क्या ये कंट्रोल एक्टिविटीज बाईपास हो सकती है। बाईपास हो सकती है यानी सपोज एक ट्रांजैक्शन है, जिसको 2 लोगों को अप्रूव करना है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है सर। अब ये तो कंट्रोल एक्टिविटी हो गई कि 2 लोग अप्रूव करेंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है एक ही बंदा एक ही कंप्यूटर में 2 अकाउंट क्रिएट कर ले, एक अपना अकाउंट और दूसरे का अकाउंट, और वही बंदा 2 अकाउंट से उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर दे। दोनों अकाउंट खोल के खुद ही ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर दे, तो क्या कंट्रोल एक्टिविटीज बाईपास हो जाएंगी? हाँ सर। इस बंदे ने तो अप्रूव ही नहीं किया, इसी ने खुद ही दोनों अकाउंट्स बना के अप्रूव कर दिया। सो डू यू थिंक इट कैन बी बाईपास? यस सर। तो अगर बाईपास होता है तो चेक करो कैसे डिटेक्ट होगा। क्या इसके लिए
जब भी डिटेक्शन होगी तो कैसे चीजें रिजॉल्व होंगी और कितने टाइम में रिजॉल्व करना जरूरी है। तो ये सब प्यारे प्यारे मीठे मीठे आप सवाल पूछोगे, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड लास्ट में हाउ द कंट्रोल इज बीइंग परफॉर्म। क्या ये कंट्रोल एनवायरमेंट्स के पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर। अब पानी के दो दो घूंट लगा लो, अब पानी के दो दो घूंट लगा लो। अब हमारा फेवरेट टॉपिक आने वाला है, इंगेजमेंट टीम डिस्कशंस, आरटीपी नवंबर 21, जुलाई 21, नवंबर 19, जल्दी आपके एग्जाम सेंटर्स में। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं कि इंगेजमेंट टीम में क्या डिस्कस होता है, आप मुझे बताओ सीए स्टूडेंट्स क्या डिस्कस करते हैं? पॉजिटिव बातें डिस्कस करते हैं, बड़े नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं सर, बड़े नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं। हाय आईसीआई का सिलेबस कितना ज्यादा, हाय ये क्वेश्चंस कितने सारे, हाय ये कैसे होगा वो कैसे होगा, हाय हाय होए होए होए, यही चलता रहता है। हाँ सर, फिर टेंशन लेते रहते हैं, पहले पढ़ाई ठीक से नहीं करी अब क्या होगा, आगे पेपर टफ आया तो कैसे होगा, यानी हमेशा पास्ट और फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं, हमेशा पास्ट और फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं। तो मैंने कहा इंगेजमेंट टीम भी सीए स्टूडेंट से ही बनी है, इंगेजमेंट टीम भी सीए स्टूडेंट से ही बनी है, तो ये भी लोग कौन से मैटर डिस्कस करेंगे? टेंशन वाले, टेंशन वाले यानी एरर्स और फ्रॉड्स की बात करेंगे। ओ एरर्स कौन से वाले? अगेन पास्ट और फ्यूचर वाले, यानी एरर्स आइडेंटिफाइड इन द प्रायर ईयर, एरर्स विच आर लाइकली टू अकर इन द फ्यूचर, एंड फ्रॉड्स कौन से? व्हाट इज द मेथड ऑफ द फ्रॉड इन द बैंक। जब इन्होंने एरर्स और फ्रॉड्स की बात की, फिर ये डिस्कस करेंगे हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, यानी ऑडिट रिस्पॉन्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, ओवरऑल एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक रिस्क, इन सबके लिए अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करेंगे। कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? बाय मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब सो जाओ नहीं सर, अलर्ट रहना है, हमें कहीं ना कहीं अलर्ट रहना है, अलर्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और अदर कंडीशन दैट कैन इंडिकेट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आप इनके अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझ के चलो, तो सारे बच्चे एकदम फ्लो में चलना, मजा आ जाएगा। सबसे पहले किसकी बातें करेंगे? एरर्स और फ्रॉड्स, पास्ट और फ्यूचर वाले, ठीक है सर। फिर ये बात करेंगे अबाउट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द ईपीएस रिस्क। ईपीएस मतलब इंगेजमेंट, परवेसिव एंड स्पेसिफिक रिस्क। कैसे रिस्पॉन्ड करना है? बाय मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब अलर्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और द कंडीशंस व्हिच कैन इंडिकेट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या सब पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर, एकदम अच्छे से। तो यहां आपका इंगेजमेंट टीम डिस्कशन वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, प्लीज इसको इग्नोर मत करना। अब आ जाओ, इसका फायदा क्या होगा, इस पूरी डिस्कशन का फायदा क्या होगा, तो मुझे बताओ। अगर आप ये चीजें डिस्कस कर रहे हो तो आपका फोकस किस एरिया पे जाएगा? एरर्स पे या फ्रॉड्स पे? सर एरर तो गलती से हो गए, हम फोकस करेंगे फ्रॉड पे, हम कहीं ना कहीं फोकस कर पाएंगे फ्रॉड पे। तो मैंने कहा सबसे पहला फायदा यही है, स्पेसिफिक एम्फेसिस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। आपका सीधा सीधा फोकस फ्रॉड पे जाएगा, एंड अगर फ्रॉड पे फोकस करोगे तो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड भी कर पाओगे टू द फ्रॉड रिस्क इंक्लूडिंग द ईपीएस रिस्क। ईपीएस मतलब एंगेजमेंट, परवेसिव एंड स्पेसिफिक रिस्क। अब सर फ्रॉड को रिस्पॉन्ड करने के लिए किसको लेके आए? एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स एंड स्पेशलिस्ट, एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स एंड स्पेशलिस्ट। तो यही कह रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर विल डेलीगेट द वर्क टू एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स एंड डिसाइड द ऑडिट प्रोसीजर एंड ही विल इन्वॉल्व द स्पेशलिस्ट टू एड्रेस द फ्रॉड रिस्क। ये हमारा फायदा वाला पार्ट कंप्लीट। ऑसम ऑसम सर। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे कंपनीज एक्ट वालों का क्या होता है? शेड्यूल 3। हमारा जो शेड्यूल 3 है, यहां पे भी वैसे ही एक थर्ड शेड्यूल है, ठीक है सर। फॉर्म ए, फॉर्म बी। फॉर्म ए मतलब बैलेंस शीट, फॉर्म बी मतलब पीएनएल अकाउंट। एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, बैंकिंग कंपनी का जैसे कंपनी का होता है एजीएम बाय द शेयर होल्डर, नेशनलाइज बैंक यानी गवर्नमेंट वाले बैंक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब सर अगर मैं बात करूं रीजनल रूरल बैंक, क्योंकि ये रूरल एरियाज में, हम नहीं जा रहे अपॉइंट करने, इनको बोलो खुद ही कर ले, हम नहीं जा रहे अपॉइंट करने, इनको बोलो खुद ही कर ले, यानी बैंक खुद करेगा, हमें जाने का मन नहीं है। अब सर क्योंकि ये छोटे बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, दे नीड द अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले दो केसेस में ध्यान रखना, बैंकिंग कंपनी, नेशनलाइज बैंक, दोनों केसेस में आरबीआई का अप्रूवल भी लगेगा, ठीक है सर। अब बात करते हैं रिम्यूनरेशन की। बैंकिंग कंपनी का वही जैसे कंपनी का होता है कि शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे इन द एजीएम, या फिर एजीएम में डिसाइड होगा कि किस तरह से चीजें डिटरमाइन होनी चाहिए, ठीक है सर। अगर मैं बोलूं नेशनलाइज बैंक और एसबीआई गवर्नमेंट वाले हैं, रिम्यूनरेशन है, रिम्यूनरेशन मतलब पैसा, तो पैसा कौन देता है? किसके पास है नोट छापने की मशीन? आरबीआई के पास। तो आरबीआई इसकी रिम्यूनरेशन अप्रूव करेगा। इस लॉजिक से ध्यान रखना, बहुत अजीब सा लॉजिक है बट ऐसे याद रहेगा। अब सर आरबीआई बड़ा आदमी है, छोटा है? बड़ा है। तो बड़े लोग कभी भी अप्रूवल नहीं लेते, बड़े लोग कभी भी अप्रूवल नहीं लेते, तो ये क्या करेगा? कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे कंसल्टेशन आएगा विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं सर रिपोर्टिंग की, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स है। जो भी नेशनलाइज बैंक की रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। अब सर इसमें क्या आएगा?
पहले दो पॉइंट्स तो वही है जो हम सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में पढ़ते हैं कंपनी की रिपोर्ट में। क्या इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिली सर। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स फ्रॉम द ब्रांचेस चेक करी सर। फिर आपने थर्ड पॉइंट याद रखना है, थर्ड पॉइंट उसी को याद रहेगा जो पावरफुल बच्चा है। पावरफुल बच्चा यानी वेदर द ट्रांजैक्शन ऑफ द बैंक आर विद इन द बैंक पावर्स, एंड फोर्थ पॉइंट इज एनी अदर मैटर। ठीक है, इस तरह से 4 पॉइंट्स पे रिपोर्टिंग होती है। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। फिर आता है सर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। अब सर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट कैसी होती है? मैंने कहा बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही बड़ी होती है। तो बच्चा आके मेरे को कहता है सर ये देनी क्यों है, ये देनी क्यों है? तो मैंने कहा इट इज रिक्वायर्ड बाय द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। अब इसमें क्या आएगा? जा पूछ के आ, है जा पूछ के आ, यानी द मैटर्स विच आर स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। तीसरी चीज कब तक देनी है सर? इतनी सारी चीजें कब तक भर के देनी है? तो ये आपको भर के देनी है। आपका हॉलीडे होमवर्क कब तक भर के देते थे? 30 जून। उसके बाद गर्मी की छुट्टियां खत्म, स्कूल शुरू। तो वैसे ये भी आपको गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले पहले देनी है, 30 जून तक देनी है। ठीक है सर। लास्ट में सर इतनी बड़ी रिपोर्ट है, इतनी बड़ी रिपोर्ट है, हमको इसकी समरी देनी चाहिए। हाँ देनी चाहिए बट कंपलसरी नहीं है। देनी चाहिए बट कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव अ एग्जीक्यूटिव समरी, स्टिल यू मे प्रोवाइड टू मेंशन द की ऑब्जर्वेशन। जो भी आपको गड़बड़े मिल रही है एंटिटी के कंट्रोल्स वगैरह में, तो आप दे सकते हो। तो 4 बातें ध्यान रखना, क्यों देनी है, क्या आएगा, कब तक देनी है, एंड क्या समरी देने की नीड है। क्यों देनी है? टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा है। क्या आएगा? जा पूछ किया, आरबीआई बताएगा। थर्ड पॉइंट कब तक देनी है? 30th June एवरी ईयर। एंड लास्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूटिव समरी इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टिल द ऑडिटर में गिव टू ब्रिंग आउट द की ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो यहां पे हमारा ऑडिट रिपोर्ट वाला टॉपिक हो गया, एमटीपी अक्टूबर 18, फिर एलएफएआर भी हो गया, ये भी डन। अब आते हैं सर लास्ट के 2 रिपोर्टिंग वाले पार्ट जो हमने कवर करे, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड और एडिशनल रिपोर्ट्स टू बी इशूड जनरली। सारे बच्चे पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स पे रेडी, कम ऑन। अब सर फ्रॉड की रिपोर्टिंग की बात करते हैं। दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। अब सर सवाल आता है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। अब बच्चे ने मेरे से फिर पूछा सर क्यों करें फ्रॉड की रिपोर्टिंग? आरबीआई के सर्कुलर में लिखा है, आरबीआई के सर्कुलर में लिखा है। अब ये आरबीआई का सर्कुलर किसके बेसिस पे आया? फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस बाय अ कमिटी ऑन लीगल एस्पेक्ट्स, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कोला, कोका कोला तू। अब ये कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए किसको लेके दिए? बैंक फ्रॉड्स, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट आरआरबीज, यानी रीजनल रूरल बैंक। अब सर क्या करना है? मैंने कहा सिंपल है। अगर कोई भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको 3 चीजें मिलती है जिसमें से फ्रॉड की फील आ रही है। एनीथिंग विच इज सक्सेप्टेबल टू फ्रॉड, यानी फ्रॉड की फील आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपको फ्रॉड की खुशबू भी आ रही है। खुशबू यानी यू स्मेल एनी फाउल प्ले इन एनी ट्रांजेक्शन, या आपको एक्चुअल में कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी मिल गई तो आपने इसके बारे में रेगुलेटर को बताना है, यानी आरबीआई। सर अगर नहीं बताया तो एनी डेलिबरेट फेलियर विल मेक यू लायबल फॉर एक्शन। सो कंक्लूजन ये, रिपोर्ट द अबव मैटर्स टू आरबीआई। अब सर एक बात बताओ, इससे कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड तो नहीं बजेगी? नहीं। एज पर एसए 250 स्टैच्यू और लॉ ओवर राइट्स द ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी लॉ पहले आएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी बाद में। फिर कहता है एसए 240, ये चीज हमने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में पढ़ रखी है। हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो ये तीनों बातों को ध्यान में रख के आपने आंसर फ्रेम करना है। एक बार फटाफट आ जाओ, नोट्स में से भी मैं कवर करा देता हूं। देखो क्या कहता है, ये कहता है आरबीआई ने एक सर्कुलर दिया, किसके लिए? फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ कोला कमिटी। कोला मतलब कमिटी ऑन लीगल एस्पेक्ट्स। ये सब बैंक्स पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट आरआरबी। ठीक है सर। ये कहता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन की क्या लायबिलिटी है। तो जब भी कोई अकाउंटिंग प्रोफेशनल यानी सीए कोई भी ऑडिट कर रहा हो, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, या किसी इंस्टीट्यूशन ने कोई ऑडिट करने को कहा है, कोई भी ऑडिट चल रहा है और इसको 3 चीजें मिलती है, चांसेस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड की खुशबू, या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, चुपचाप रेगुलेटर को बताओ। अगर नहीं बताओगे तो एक्शन होगा। तो कंक्लूजन है रिपोर्ट द अबव मैटर्स टू आरबीआई। फिर सर क्या कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड नहीं बजेगी? नहीं। ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवर रिडन बाय द लॉ, लॉ ऊपर, कॉन्फिडेंशियलिटी नीचे। फिर ऐसे 250 कहता है, 240 कहता है रीजनेबल एश्योरेंस लॉ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब सर एक बात बताओ, क्या एज अ ऑडिटर अब मुझे बैंक की सारी ट्रांजेक्शन चेक करनी है? सारी की सारी ट्रांजेक्शन चेक करनी है? नहीं। आपने नॉर्मली वैसे ही ऑडिट करना है जैसे करते हो नॉर्मल। ड्यूरिंग द ऑडिट अगर आपको कोई फ्रॉड वाली चीज मिलती है तो फिर आप आरबीआई को बताओगे अलॉन्ग विद द बैंक का जो भी हेड है, चेयरमैन, सीईओ, एमडी, व्हाटएवर द पर्सन विल बी, उसको भी फिर साथ साथ बता देना। अब सर रिपोर्टिंग का लास्ट टॉपिक ये कहता है कि आपने मेन ऑडिट रिपोर्ट तो देनी है, उसके साथ साथ ये सारी रिपोर्ट्स भी देनी है। अब इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले 143(3)(i) का आईसीएफआर। आईसीएफआर मतलब इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये देना पड़ेगा। एलएफएआर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, वही 30 जून वाली, ये भी देनी पड़ेगी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इस पे भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ट्रेजरी ऑपरेशंस जो कैश, फॉरेक्स, डेरिवेटिव वाले होते हैं, इस पे भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। आईआरएसी नॉर्म्स, आईआरएसी मतलब इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, इनके ऊपर भी रिपोर्ट दो।
अगर कोई फ्रॉड मिलता है यानी सीरियस इरेगुलरिटी, वो भी रिपोर्ट करो। अब सर दो कमिटीज है, घोष कमेटी, जिलानी कमेटी। घोष कमेटी फ्रॉड की बात करती है, जिलानी कमेटी इंटरनल कंट्रोल्स की बात करती है, ये भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। प्लस अगर रूरल एरियाज में कोई भी बैड क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियोज है, एडवर्स क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, तो वो भी आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे। तो इस पे हो सकता है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या फिर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आ जाए जिसमें आपसे ये सब रिपोर्ट्स पूछ लें। तो सर इन सबको ना याद रखना जरूरी है। तो एक छोटी सी टेक्निक मैंने आपके लिए बनाई है, सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, पहले 3 पॉइंट्स तो राइमिंग करके हो जाएंगे, ठीक है? तो चुपचाप पहले बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ और तीनों पॉइंट्स राइमिंग रिकॉल करो। सर 3 पॉइंट्स क्या थे? आईसीएफआर, एलएफआर, एसएलआर, एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से आईसीएफआर, एलएफआर, एसएलआर हो गए, तीनों पॉइंट्स हो गए सर। अब आप बैठे हो मतलब सिट मतलब सीरियस इरेगुलरिटी, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, जैसी क्लासिफिकेशन वैसी प्रोविजनिंग, ये सब हम आगे रिवाइज करेंगे। एंड टी फॉर ट्रेजरी ऑपरेशन, इन पे भी रिपोर्ट देनी है। अब सर जब आप बैठे हो तो आपको दे दिया गया घोष और जिलानी। जो वेजिटेरियन बच्चे हैं डोंट वरी, सिर्फ टेक्निक की बात हो रही है, ठीक है? तो घोष और जिलानी का क्या मतलब है? मैंने कहा घोष का मतलब है बकरे के साथ क्या हुआ, फ्रॉड, और जिलानी का मतलब है जिलानी जलजीरा, जिससे आपका पेट रहेगा कंट्रोल में। तो दो चीजें क्या हो गई सर? सबसे पहले घोष कमेटी किसकी बात करती है? फ्रॉड की बात करती है, वेरी इजी। उसी के साथ हम याद रखेंगे जिलानी जलजीरा से पेट कंट्रोल में रहता है, यानी जिलानी फॉर कंट्रोल। गॉट इट और नॉट? गॉट इट सर। और आखिरी में एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है सर? एडवर्स क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इन द अर्बन एरियाज। अर्बन था? नो सर, ये चीज हमको रूरल एरियाज में देखनी है कि क्या ये रूरल एरियाज में प्रॉपर क्रेडिट दे रहे हैं या नहीं, ये हमको यहां पे देखते हुए चलना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। तो यहां पे आपका रिपोर्टिंग वाला पूरा का पूरा पार्ट done. I hope the reporting wala part is crystal clear to all of you. So now we are going to begin with another important topic, that is advances. And भाई साहब जो बैंक ऑडिट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवांसेस ही है। जितने भी टॉपिक्स है एडवांसेस के अंदर, इन सबको हमें अच्छे से करके चलना है। काफी चांसेस हैं कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर? अब बात करते हैं एडवांसेस क्या होता है। तो मैंने कहा एडवांसेस में कुछ नहीं होता, जो बैंक है वो कहीं ना कहीं मनी या क्रेडिट फैसिलिटी देता है टू द बोरोवर अंडर एग्रीमेंट कि बोरोवर इसको लौटा देगा। अब सर जो एडवांसेस की क्लासिफिकेशन है, सारे के सारे पॉइंट सारे बच्चे इस चार्ट से मेरे साथ समझना, मजा आएगा। ये कहता है एडवांसेस की क्लासिफिकेशन 3 तरीके से हो सकती है, फंडिंग, सेक्टर और सिक्योरिटी। पहले फंडिंग वाला पॉइंट समझते हैं। फंडिंग में सर क्या होता है? मैंने कहा 2 तरह के एडवांसेस हैं, एक है असली, एक है नकली। असली मतलब फंडेड एडवांस, जिसमें एक्चुअली में फंड्स ट्रांसफर होते हैं। अब सर इसके एग्जांपल क्या क्या है? कोई टर्म लोन हो गया, कोई शॉर्ट टर्म लोन हो गए, लाइक डिमांड लोन, क्रैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग, स्टाफ लोन्स, या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ द बैंक्स ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस। ये एक कंसोर्टियम एडवांस होता है जो हम लेटर ऑन रिवाइज करेंगे, ठीक है सर? अब नॉन फंडेड की बात करते हैं। जैसा नाम वैसा काम, डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जैसे कि बैंक गारंटी। प्लस इसी तरह से बैंक एक और तरह की गारंटी देती है एक्सपोर्टर को, जिसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। तो गारंटी वगैरह में कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ नाम का एडवांस है, तो इसको बोलते हैं नॉन फंडेड एडवांस, ठीक है सर? अब बात करते हैं सेक्टर की। सर कौन से सेक्टर की बात हो रही है? यहां पे आपके गुड़गांव और नोएडा के सेक्टर की बात नहीं हो रही, ठीक है? यहां गुड़गांव और नोएडा के सेक्टर की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है प्रायोरिटी सेक्टर की। तो आरबीआई कहता है कि कहीं ना कहीं हम गाइडलाइंस बनाएंगे कि आपने लैंडिंग करनी है प्रायोरिटी सेक्टर को। सर प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब है आप पैसा दोगे देश के विकास के लिए, जैसे एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनको कोई लोन नहीं देता, आपको लोन देना चाहिए, आपको इनको मोटिवेट करना चाहिए। एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, इन सब चीजों के लिए आपको लोन देना चाहिए। सर आरबीआई जब अपनी गाइडलाइन देगा तो उसमें बताएगा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ, क्या सर्विस चार्ज होना चाहिए, कैसे सैंक्शन करना है, कैसे रिजेक्शन करना है, फिर जब आप इनको लोन डिसबर्स करोगे तो उसका रजिस्टर में क्या क्या एंट्रीज होंगी, ये सब बातें बताएगा। आरबीआई इनको टारगेट्स भी देगा कि भाई अगर आप 100% लोन दे रहे हो तो 20% कम से कम मान लो प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, बाकी आप बाकियों को दे दो। तो ये कुछ मीठी मीठी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रख के चलना है। अब सर सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो 2 तरह की सिक्योरिटी होती है, प्राइमरी और कोलेटरल। ये हमने कैसे समझी थी? सर हमने विकास के एग्जांपल से समझी। तो मान लो विकास ने बैंक से एक वर्किंग कैपिटल लोन लिया, ठीक है सर? जब ये वर्किंग कैपिटल लोन लेगा तो इसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स एंड इन्वेंट्री। ये क्या बन गई? प्राइमरी सिक्योरिटी। अब सर जो बैंक का मैनेजर है वो रात को सो रहा था, अचानक बेचारे को टेंशन हुई कि अगर ये जो डेटर्स मैंने लिए एज अ सिक्योरिटी ये इंसॉल्वेंट हो गए तो, जो मैंने इन्वेंट्री ली है इसकी वैल्यू गिर गई तो इसने विकास को कॉल लगाया और बोला आप हमको एक और एडिशनल सिक्योरिटी दो, आप अपना घर भी हमारे पास गिरवी रखवाओ, घर मॉर्गेज कराओ। तो जो ये एडिशनल सिक्योरिटी है इसको कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। इसी को हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहां पे आपका मीनिंग कवर हो गया। टाइप्स ऑफ एडवांसेस में आप सारे बच्चे मेरे साथ रिवाइज कर लो वापस। फंडेड, नॉन फंडेड। फंडेड में एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये इसके एग्जांपल। नॉन फंडेड में कोई भी ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं होता। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो सेक्टर वाइज और सिक्योरिटी वाइज। सेक्टर वाइज में प्रायोरिटी सेक्टर, इसमें सब चीजें कवर होती हैं, ये इनको टारगेट्स भी देते हैं।
सिक्योरिटी में दो तरह की सिक्योरिटी है, प्राइमरी और कोलेटरल। प्राइमरी इज द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, कोलेटरल इज द एडिशनल सिक्योरिटी। अब ये कुछ एग्जांपल इनको रीड कर लेना। सर ये किस फॉर्म में हो सकता है? टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। अब क्या क्या हो सकते हैं? एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि आपकी बैलेंस शीट में क्या आती है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज और करंट एसेट्स, गुड्स, स्टॉक्स, डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स यानी स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटीज, अदर इंस्ट्रूमेंट। और सर और क्या क्या आता है? प्लांटेशंस वगैरह आती है। तो ये बेसिक चीजें हो गई। इसके अलावा गारंटी वाली जो चीजें होती हैं वो इसका पार्ट बन जाएंगी। प्लस अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रखवाई, गोल्ड गिरवी रखवाया, तो ये सब सिक्योरिटीज आप दे सकते हो। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। सारे बच्चे पानी के दो दो घूंट लगाओ एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो अब सर कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन से मोड्स हैं जिनसे हम सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं? तो ये डिपेंड करेगा कौन सी टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। अगर मैं बात कर रहा हूं इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग पतली होती है, मोटी होती है? सर मोटी होती है। मोटी होती है यानी इसको हम कहते हैं मोर्टगेज। अब मोर्टगेज दो तरीके का हो सकता है, रजिस्टर्ड और इक्विटेबल। रजिस्टर्ड मोर्टगेज यानी हम एक रजिस्टर्ड डीड बनाएंगे, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे। सो इट इज अफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मोर्टगेज डीड, जो कौन साइन करेगा? मोर्टगेजर यानी बोरोअर। इक्विटेबल में क्या होता है? कुछ नहीं, जो प्रॉपर्टी के पेपर है आप जाके उसको डिलीवर कर दो टू द बैंक, यानी टाइटल डीड्स गिवन टू द बैंक। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। सर व्हाट अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक इन्वेंट्री? इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप प्लेज कर दो या हाइपोथिकेशन। प्लेज मतलब आप इसको पकड़ा के आ गए, पकड़ा के आ गए यानी आपने क्या किया? बेलमेंट या डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बोरोवर टू द बैंक। जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी थी वो आप सामने वाले को पकड़ा के आ गए। तो ऐसे याद रखना, पी फॉर प्लेज, पी फॉर पकड़ा के आना। अब सर एक बात बताओ, गुड्स की जो पोजेशन थी वो तो ट्रांसफर हुई है, क्या ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी? नो, ओनरशिप रिमेन्स विद द प्लेजर। साथ ही साथ जो बैंक है उसका इंटरेस्ट किस में आएगा? जो गुड्स आपने डिलीवर करी सिर्फ उस तक उसका इंटरेस्ट सीमित रहेगा, बाकी गुड्स को वो देख भी नहीं सकता, बाकी एसेट्स को वो देख भी नहीं सकता, यानी ही विल गेट अ डिफाइंड इंटरेस्ट दैट इज अ फिक्स्ड चार्ज लिमिटेड टू द गुड्स दैट हैव बीन डिलीवर्ड। क्या ये बेसिक बेसिक बातें समझ आती हैं? हाँ सर। इसके अलावा आता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में क्या है? मैंने कहा ना तो हम गुड्स डिलीवर करेंगे ना उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, तो क्या करेंगे? बस एक हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट बना देंगे। तो जैसे ये फिक्स्ड चार्ज था, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड टू द गुड्स दैट हैव बीन डिलीवर्ड, हाइपोथिकेशन इज अ इक्विटेबल चार्ज। इक्विटेबल चार्ज यानी कोई एक्सप्रेस इनेक्टमेंट नहीं होगा। एक्सप्रेस इनेक्टमेंट मतलब कि गुड्स लेके गए, डिलीवर की, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। इट इज बाय इक्विटी एंड रीजन। इक्विटी मतलब सामने वाले को फील आनी चाहिए कि उसकी इन्वेंट्री में एक ओनरशिप है। रीजन क्यों? क्यों उसकी इन्वेंट्री में ओनरशिप है? क्योंकि उसने आपको लोन दिया है। तो ध्यान रखना, नो एक्सप्रेस इनेक्टमेंट, कोई गुड्स डिलीवर नहीं होगी। तो कैसे उसको फील आ रही है? बाय इक्विटी एंड रीजन। कहीं ना कहीं उसको ओनरशिप की फील आएगी क्योंकि उसने लोन दिया है। अब सर इक्विटेबल चार्ज क्रिएट कैसे होता है? बाय अ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। बाय अ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट फॉर मूवेबल सिक्योरिटीज। ना तो ओनरशिप जाएगी ना पोजेशन जाएगी। तो क्या होगा? मैंने कहा जो पोजेशन है वो बोरोवर रखेगा एज अ ट्रस्टी ऑफ द बैंक। अब सर एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बात बताए? सर बैंक ने आपको इन्वेंट्री के बेसिस पे, डेटर्स के बेसिस पे पैसा दिया है, तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता, क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता एज अ बोरोवर कि मैं बैंक को अपडेटेड रखूं कि स्टॉक्स की ये वैल्यू चल रही है, डेटर्स की ये वैल्यू चल रही है? हाँ सर। तो ये कहता है कि आपको पीरियोडिकली, कहीं ना कहीं पीरियोडिकली विच इज जनरली क्वार्टरली, स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे ऑफ द हाइपोथिकेटेड एसेट्स टू द बैंक फॉर फिक्सिंग द ड्रॉइंग पावर। तो जो भी वर्किंग कैपिटल लोन उसको फिक्स करना है उसके लिए आपको स्टॉक्स और डेटर्स के स्टेटमेंट सबमिट करते रहने पड़ेंगे। क्या आपको प्लेज और हाइपोथिकेशन क्लियर है? हाँ सर। लास्ट बार आ जाओ, एक बार ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बुक से रिवाइज कर लेते हैं। मोर्टगेज किसके लिए होता है? मोटी मोटी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दो तरीके का हो सकता है, रजिस्टर्ड और इक्विटेबल। रजिस्टर्ड यानी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बनेगा जिसको बोलते हैं मोर्टगेज डीड, ठीक है सर। इक्विटेबल मतलब कोई डीड वीड नहीं बनेगी, सिर्फ हम अपनी टाइटल डीड देके आ जाएंगे। अब आता है प्लेज और हाइपोथिकेशन। ये किसके लिए? मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए। प्लेज में आप डिलीवरी करते हो ऑफ द गुड्स, लीगल ओनरशिप आप ही के पास रहती है, ये ट्रांसफर नहीं होती, एंड दिस इज अ फिक्स्ड चार्ज। हाइपोथिकेशन की बात करें, इक्विटेबल चार्ज यानी नो एक्सप्रेस इनेक्टमेंट जस्ट बाय इक्विटी एंड रीजन। कैसे क्रिएट होता है? थ्रू अ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, ठीक है सर। ना तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी ना पोजेशन। ऊपर वाले में पोजेशन होती थी, इसमें पोजेशन ट्रांसफर नहीं होगी। अब उसको कैसे बताएं क्या चल रहा है? पीरियोडिकली सबमिट करो स्टेटमेंट। क्या तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? हो गए सर, मजा आ गया। अब आओ मेरे साथ, अब आओ मेरे साथ, बाकी के 3 पॉइंट्स भी अच्छे से समझते हैं। सर एक बात बताओ,
अभी जब हम हाइपोथिकेशन कर रहे थे, तो जो हमारे डेटर्स थे वो हमारी बुक्स में ही पड़े हैं, उसके बेसिस पे लोन मिल रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं डेटर्स को बुक्स में से हटा दूं, और बैंक को बेच के आज ही पैसा ले लूं, तो इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। तो इसको हमने अपने डेटर्स को बैंक को असाइन कर दिया, तो इसे कहते हैं असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट्स और राइट और प्रॉपर्टी फ्रॉम द बोरोवर टू द बैंक। सर एग्जिस्टिंग मतलब आज का डेटर जो आज ड्यू है, फ्यूचर डेट मतलब ऐसी कौन सी डेट है जिसका पैसा मिलना ही मिलना है। सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब ध्यान रहे, दो ही चीजें ट्रांसफर हो सकती है, दैट इज द एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल मतलब जहां पे आपको पैसा मिलना है, डेटर और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है सर। सेकेंड थिंग, जब मैंने डेटर बैंक को दे दिए, जब मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक को दे दी, तो बैंक को कौन सी राइट मिलेगी, कंडीशनल राइट या एब्सोल्यूट राइट। सर इसको पूरा हक मिलेगा, इसको मिलेगी एब्सोल्यूट राइट ओवर द डेट असाइन्ड। यानी मेरा डेटर उसका हो गया, आज से मेरा डेटर बैंक का हो गया। तो इस फील के साथ आपने चलना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करेंगे सेट ऑफ की। सर सेट ऑफ में क्या होता है, मैंने कहा बड़ा सिंपल है, एक है बैंक और एक है इसका कस्टमर टोनी कक्कड़। अब सर टोनी कक्कड़ ने बैंक से एक एडवांस ले रखा है 2 करोड़ रुपए का, ठीक है सर। साथ ही साथ इसने बैंक में अभी भी डिपॉजिट करा रखे हैं, 50 लाख का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्या बैंक ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को सेट ऑफ कर सकता है? सर हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कहता है एस फॉर सेट ऑफ इज एस फॉर स्टैट्यूटरी राइट, एस फॉर सेट ऑफ इज एस फॉर स्टैट्यूटरी राइट ऑफ द क्रेडिटर to adjust the debit and credit balance of the debtor. But ध्यान रहे, they should be in the same name and the same right. Same right का मतलब है दोनों ही उसकी पर्सनल कैपेसिटी में होने चाहिए, ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, क्या जो डिपॉजिट है वो दिल्ली ब्रांच का हो सकता है और एडवांस मुंबई ब्रांच का? आंसर इज यस। फिर भी आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ ऑल द ब्रांचेस आर ट्रीटेड एज द सेम एंटिटी, ठीक है सर। अगर डेट टाइम बाय डेट हो गई है तो भी क्या सेट ऑफ अलाउड है? आंसर इज यस। आप इसको रिकवर नहीं कर सकते बट सेट ऑफ तो कर ही सकते हो। राइट ऑफ सेट ऑफ कैन बी एक्सरसाइज फॉर टाइम बाय डेट ऑल्सो। तो ये जो छोटी छोटी बातें ध्यान रख के चलना। लास्ट में आता है लियन, एल फॉर लियन, एल फॉर लीगल चार्ज। एल फॉर लियन, एल फॉर लीगल चार्ज जो आप क्रिएट करते हो विद द कंसेंट ऑफ द बोरोवर, ये आपको एक लीगल राइट देता है। ये लीगल चार्ज आपको एक लीगल राइट देता है कि आप सामने वाले के एसेट्स को हड़प सकते हो यानी सीज कर सकते हो, एंड उसको बेच सकते हो यानी डिस्पोज ऑफ कर सकते हो द एसेट्स अंडर लियन। तो ये आपको बेसिक बातें ध्यान रखनी है। अब सर ये पांचों पॉइंट्स कैसे ध्यान रखेंगे? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, आपने बस ये फोटोज ध्यान में रखनी है। क्या फोटोज है? लस्सी पी के हिप्पो जैसे मोटे हो गए, तो एल फॉर लियन विच इज अ लीगल राइट टू हड़प द एसेट एंड सेल द एसेट। असाइनमेंट में क्या था? डेटर और इंश्योरेंस पॉलिसी को असाइन कर सकते हो। सेट ऑफ यानी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को सेट ऑफ कर दिया। प्लेज का मतलब क्या था? सर प्लेज का मतलब अगर आप पकड़वा के आ गए यानी जो इन्वेंट्री थी आपने सामने वाले को पकड़ा दी, ठीक है सर। हाइपोथिकेशन में क्या होता था? ना तो ओनरशिप दी ना पोजेशन दी, सिर्फ एक हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट क्रिएट किया और उसको टाइमली बेसिस पे आपने रिटर्न्स वगैरह सबमिट की। मॉर्गेज किसके लिए था? मोटी प्रॉपर्टी यानी लैंड और बिल्डिंग। क्लियर है पॉइंट्स? क्लियर है सर। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, सिक्योरिटी क्रिएट कर ली? हाँ सर। फिर भी कभी कभार ऐसा होता है एडवांस का जो पैसा होता है उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो टाइम पे नहीं आती। तो अगर वो टाइम पे नहीं आती तो आपको उसकी क्लासिफिकेशन देखनी पड़ेगी और क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिसाइड करने पड़ेगा कितना प्रोविजन क्रिएट होगा। तो मेरे साथ आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं सर, क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा। ये कहता है ये है ड्यू डेट। तो अगर ड्यू डेट तक पैसा आ रहा है, ड्यू डेट से पहले पैसा आ रहा है तो इट इज अ स्टैंडर्ड रेगुलर एसेट। अगर ड्यू डेट निकल गई तो ड्यू डेट से लेकर 90 डेज तक ये स्टैंडर्ड लोन रहेगा, जिसको आप 3 कैटेगरीज में डाल सकते हो, SMA 0, SMA 1, SMA 2। अभी ये क्या होता है ध्यान से वेट करना, बताता हूं। अब सर 90 डेज निकल गए, अगर 90 डेज निकल गए तो फिर NPA का गेम शुरू हो गया। हम इस एसेट को बोल देंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब सर जो NPA बन जाता है वो 1 साल तक किस कैटेगरी में रहता है? सब स्टैंडर्ड में। 1 साल के बाद किस कैटेगरी में रहता है? डाउटफुल कैटेगरी में। और डाउटफुल से भी जब आप उम्मीद छोड़ देते हो तो फिर ये लॉस एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? आती है सर। अब सर SMA 0, 1, 2 में क्या फर्क है? ध्यान से समझना। जो भी अकाउंट ओवरड्यू होता है फॉर यू कैन से 0 to 30 डेज, ये जाएगा SMA 0 में। जो 31 to 60 डेज है SMA 1, 61 to 90 डेज है SMA 2। 90 डेज के बाद जाएगा सब स्टैंडर्ड में और 1 साल तक वहां पे पड़ा रहेगा। जब इसने सब स्टैंडर्ड का 1 साल निकाल लिया फिर किस कैटेगरी में जाएगा? डाउटफुल की 3 कैटेगरीज D1, D2, D3। D1 मतलब डाउटफुल अप टू 1 ईयर,
1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। ये सब कैटेगरीज जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी के बेसिस पे हम प्रोविजन बनाएंगे और आखिरी में जब उम्मीद छोड़ दी तो लॉस एसेट में जाएगा। क्या आपको पूरी की पूरी टाइमलाइन क्लियर है? क्लियर है सर। अब ओवर ड्यू का मतलब होता है नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट। अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करी तो दैट इज ओवर ड्यू। अब सर एनपीए कैसे बनता है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। अगर ये लॉन्ग टर्म लोन है और बिल डिस्काउंटेड तो यहां तो नॉर्मल केस है, ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, ठीक है सर। बट अगर शॉर्ट टर्म लोन है दैट इज अ ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फैसिलिटी, तो ये एनपीए बनेगा जब ये हो जाता है ओ का मतलब है आउट ऑफ ऑर्डर। अब सर आउट ऑफ ऑर्डर कब होता है? 3 केसेस में। अगर आपका बैलेंस मोर देन द लिमिट है, मोर देन द लिमिट यानी सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर, और या फिर आपका बैलेंस विद इन द लिमिट है बट देयर आर नो क्रेडिट्स फॉर 90 डेज ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है सर। या थर्ड केस, क्रेडिट्स हैं बट काफी नहीं है। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, क्रेडिट्स हैं बट काफी नहीं है। तो अगर क्रेडिट्स हैं बट काफी नहीं है टू मीट द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी आप आउट ऑफ ऑर्डर बोलोगे। तो 3 बातें ध्यान रखना, लिमिट से ज्यादा, लिमिट के अंदर बट नो क्रेडिट फॉर 90 डेज। थर्ड केस क्या था सर? थर्ड केस ये था क्रेडिट्स हैं बट काफी नहीं है टू मीट द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सर ये क्या मतलब है इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड? तो सपोज बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट कर रखा है 5 लाख, बट आपने एज अ बोरोवर सिर्फ 2 लाख रुपए पे किया है, तो क्या ये इनफ है टू मीट द इंटरेस्ट डेबिटेड? नो सर, दिस इज नॉट इनफ। क्या हमने इस पे एक अच्छा क्वेश्चन किया था सर। तो जस्ट वेट अ मिनट, मैं दिखाता हूं। सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक नेशनल बैंक है जिसने कैश क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी यानी ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया, ठीक है सर। ये जो शॉर्ट टर्म लोन है कितने का है? 25 लाख रुपए की कैश क्रेडिट फैसिलिटी दे दी, ठीक है सर। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द अकाउंट ऑफ सन इंडस्ट्रीज, जिसने यहाँ पे बैंक से लोन वगैरह ले रखे हैं 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च, ये इन्होंने अकाउंट दे दिया। ड्रॉइंग पावर जो कैलकुलेट हुई थी वो 25 लाख रुपए है एंड अकाउंट इज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट। इन्होंने अकाउंट को क्या क्लासिफाई कर रखा है? स्टैंडर्ड एसेट कैलकुलेट कर रखा है। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, दिल पे हाथ रख के, कैश क्रेडिट फैसिलिटी कितने की है सर? 25 लाख की है। यहां पे सैंक्शन लिमिट नहीं दे रखी तो हम इसी को सैंक्शन लिमिट मान लेते हैं, ठीक है सर। जो ड्रॉइंग पावर है, ड्रॉइंग पावर कितनी है? मैंने कहा ड्रॉइंग पावर भी 25 लाख है। यहां पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है सर? द आउटस्टैंडिंग बैलेंस दैट दे हैव कैलकुलेटेड हियर इज 24,75,000। कहीं ना कहीं 24,75,000 का बैलेंस दे रखा है। तो क्या मैं बोल दूं जो बैलेंस है वो तो लिमिट के अंदर ही है? जो बैलेंस है वो लिमिट के अंदर ही है। हाँ सर, बैलेंस लिमिट के अंदर ही आ रहा है। इसके बाद सेकंड केस क्या था? नो क्रेडिट्स फॉर 90 डेज। तो क्या मैं बोलूं यहां पे कोई भी क्रेडिट्स नहीं है? हाँ सर। कब से लेके 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक। सो कैन आई से 90 डेज के लिए, 90 डेज के लिए देयर आर नो क्रेडिट्स। तो कौन सी कंडीशन में फंस गया सर? ये वाली कंडीशन में फंस गया। सबसे पहले ये शॉर्ट टर्म लोन है एंड देयर आर नो क्रेडिट्स फॉर 90 डेज ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो दैट्स व्हाई इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। तो इसी तरह से आपने अपना आंसर लिखना है। ये पूछता है कि इन्होंने स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई किया, तो एसेट क्लासिफिकेशन पे कमेंट करो। तो कैसे कमेंट करेंगे? आप बोलोगे आउट ऑफ ऑर्डर है। क्यों? 3 कंडीशंस होती हैं, तीनों में से कोई भी मीट हो गई तो आउट ऑफ ऑर्डर होगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज मोर देन द लिमिट, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन द लिमिट बट नो क्रेडिट्स फॉर 90 डेज ऑन द बैलेंस शीट डेट, या फिर क्रेडिट्स हैं बट काफी नहीं है टू मीट द इंटरेस्ट डेबिटेड। तो आप सीधा बोलोगे नो क्रेडिट्स फॉर 90 डेज। तो हम इसको एनपीए बनाएंगे, और एनपीए सबसे पहले कौन सी कैटेगरी में जाके बैठता है? जो भी एनपीए बनता है वो सबसे पहले कौन सी कैटेगरी में बैठता है? मैंने कहा सबसे पहले वो सब स्टैंडर्ड में बैठता है। तो आप भी अपने आंसर में लिखोगे दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा सितंबर 24 में, तो ये एक बार आप देख लो। इसमें बस इतना दे रखा है, सैंक्शन लिमिट है 25 करोड़, ड्रॉइंग पावर है 22 से 25 करोड़ के बीच में। कितनी लिमिट हमने अवेल करी? 20 करोड़। तो क्या मैं बोल दूं आउटस्टैंडिंग बैलेंस इससे भी कम है, ड्रॉइंग पावर से भी कम है, ठीक है सर। कंपनी ने कोई पैसा नहीं दे रखा, नो क्रेडिट्स फॉर लास्ट 2 क्वार्टर्स। 2 क्वार्टर्स का मतलब होता है 6 महीने, यानी 90 डेज से कोई क्रेडिट नहीं है। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, कंडीशन लिखी और आपने बोलना है ये किस में जाएगा? अरे किस में जाएगा बाबू? सर ये जाएगा एनपीए में, और हम इसको सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डाल देंगे। डील डन सर। तो यही की यही बात यहां पे दे रखी है। ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दी। एग्जांपल एक बार रीड कर लेना। अब सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ, प्रोविजनिंग की बात करते हैं। अच्छा, प्रोविजनिंग से पहले क्या शुभम सर ने आपको सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? हाँ सर। आ जाओ एक बार उसको भी रिवाइज करते, फिर उसका क्वेश्चन भी करेंगे। इधर देखो, सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर में क्या फर्क है सर? सैंक्शन लिमिट इज द ओवरऑल लिमिट, यानी शॉर्ट टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, जितने भी लोन एक बैंक दे सकता है आपको, उसकी टोटल लिमिट इज द सैंक्शन लिमिट, ठीक है सर। बट जब मैं ड्रॉइंग पावर की बात करता हूं ना, ये आपकी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए है, यानी इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोकस करना।
करंट एसेट्स यानी सबसे पहले स्टॉक्स की वैल्यू लो कि हमें स्टॉक्स के लिए कितने पैसे की जरूरत है, तो आपने स्टॉक्स की रियलाइजेबल वैल्यू ली। अब इसमें से कितना स्टॉक्स ऐसा है जो आपको क्रेडिट पे मिल जाएगा, वो माइनस करो, तो समझ आएगा स्टॉक्स के लिए कितना पैसा चाहिए। इसमें से बैंक अपना मार्जिन माइनस करेगा तो आपको स्टॉक्स की वैल्यू निकल गई। ठीक है सर। इसी तरह डेटर्स की वैल्यू निकालो, इसमें से इन एलिजिबल डेटर माइनस करो, मार्जिन माइनस करो, तो आपके पास डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी। जो इसका टोटल है, ध्यान रहे, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सैंक्शन लिमिट। यानी अगर ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन आई है 50 लाख, सैंक्शन लिमिट है 45 लाख, तो हमारी ड्राइंग पावर 45 लाख ही आएगी फाइनल आंसर में। बात समझ आ रही है? आ रही है सर। अब सारे बच्चे अपने क्वेश्चन बैंक पे आओ एंड कम टू ड्राइंग पावर का टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन। देखो क्या कहता है। आ गए सर। तो मैंने कहा यहां पे दे रखा है सीएपी इज कंडक्टिंग द स्टॉक ऑडिट ऑफ अ बोरोवर जिसकी कैश क्रेडिट फैसिलिटी है 100 लाख रुपए की। ठीक है सर। कैश क्रेडिट फैसिलिटी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ पेड स्टॉक्स एंड डेटर्स अप टू 90 डेज। मार्जिन 25% है स्टॉक्स में, 40% है डेटर्स में, और इन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो कहता है कि इन्होंने 82.5 लाख की जो ड्राइंग पावर निकाली है सही है कि नहीं। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक्स क्या लेंगे, 125 लाख ले ली। अब इसमें से कुछ डैमेज स्टॉक है, तो क्या डैमेज स्टॉक इसका पार्ट बनेगा? नहीं, उसको माइनस किया तो टोटल आ गया 120 लाख। अब जो 120 लाख है इसमें से कुछ पैसा क्रेडिट पे मिला है, तो जो क्रेडिटर है 50 लाख के वो भी माइनस होंगे, तो अब आ गया 70 लाख। 70 में से मार्जिन काटा 25%, दैट इज 17.5, 52.5 आ गई ड्राइंग पावर ए। सर ये मार्जिन कहां से निकाला 25%? क्वेश्चन में देखा था 25% का मार्जिन है ऑन द स्टॉक्स। तो पहले हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 52.5। अब ले लो डेटर्स। डेटर्स कितने दे रखे हैं? 50 लाख। अब हमें डेटर्स कौन से लेने हैं? विच आर अप टू 90 डेज, यानी जो भी डेटर्स है एक्सीडिंग 90 डेज ये माइनस हो जाएंगे। हाँ सर। तो 50 लाख में से 10 लाख गया 40 लाख, इसमें से भी मार्जिन माइनस किया 16 लाख, तो आ गया 24। तो जैसे ही मैंने 24 और 52.5 को ऐड किया, टोटल आ गया 76.5 लाख। टोटल आ गया 76.5 लाख। तो आप बोलोगे जो सीएपी ने 82.5 निकाला, दिस इज नॉट प्रॉपर, 76.5 आना चाहिए। क्या ड्राइंग पावर पे एक क्वेश्चन और करा दूं? क्या ड्राइंग पावर पे एक क्वेश्चन और करा दूं? करा दो सर। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आ जाओ मेरे साथ, ड्राइंग पावर का एक और क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। आरटीपी सितंबर 24 ये कहता है कंप्यूट द ड्राइंग पावर ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ कृपा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या उठाएंगे? स्टॉक्स 60,000 के। अब यहां पे कुछ भी डैमेज स्टॉक नहीं दे रखे, तो इसमें से सीधा क्रेडिटर माइनस कर दो 10,000। 60 में से 10,000 गया तो कितना आ गया? 50,000। 50,000 में से अब सीधा क्या माइनस करेंगे? मार्जिन। मार्जिन कितना है? 30%। तो 50,000 में से 30% यानी 15,000 गया तो कितना आ गया? 35,000। तो ये आ गया 35,000 स्टॉक के अमाउंट। वेरी वेरी गुड। अब इसके बाद आते हैं डेटर्स। डेटर में कहता है कि हमें जो डेटर्स हैं, डेटर्स ओल्डर देन 3 मंथ्स, दीज आर इनएलिजिबल। तो यहां पे कहता है डेटर्स है 55,000 के, जिसमें से 15,000 वाले ऐसे डेटर है जिनका इनवॉइस 20 अक्टूबर का है। सर 20 अक्टूबर का यानी क्या मैं बोल दूं ये पुराने वाले हो गए? हाँ सर, दीज आर पुराने वाले। तो 55,000 में से अगर आपने 15,000 माइनस किए तो कितना आ गया? 40,000। ठीक है सर। अब 40,000 में से आपको अगेन मार्जिन माइनस करना पड़ेगा 40%। तो 40,000 में से 40% माइनस करो, यानी सीधा 40,000 का 60% ले लो, ये कितना आ गया? 24,000। तो हमने यहां पे ले लिया 24,000। तो 35 प्लस 24 हो गया 59,000। अब सर सैंक्शन लिमिट कितनी रखी है? 48। तो आप बोलोगे 59,000 नहीं लेंगे, सैंक्शन लिमिट इज 48,000, तो इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 48,000। हम इसको 48,000 पे रिस्ट्रिक्ट करके चलेंगे। अब इसके बाद शुभम सर ने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? प्रोविजनिंग का। फिर हमने प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। प्रोविजनिंग बड़ी सिंपल है। प्रोविजनिंग की लिमिट्स क्या है? 15, 25, 40। 15, 25, 40 यानी एनपीएस में सबसे पहले एनपीए कौन सा आता है? सबस्टैंडर्ड 15%। फिर कौन सा आता है? D1, D2, D3। D1, D2, D3 में जो D1 है उसका 25%, D2 का कितना है? 40%, D3 का 100%, लॉस एसेट का 100%, और अगर डाउटफुल में अनसिक्योर्ड है, अगर डाउटफुल में अनसिक्योर्ड है तो यहां पे भी 100% आएगा। तो आपको बस 3 लिमिट्स ध्यान रखनी है, 15, 25, 40, सबस्टैंडर्ड D1 और D2 अगर ये सिक्योर्ड है, और इसके अलावा जो भी हैं सबके सब 100%। मतलब अगर डाउटफुल अनसिक्योर्ड 100%, डाउटफुल D3 100%, एंड लॉस एसेट सब पे 100% क्रिएट होगा। इसका हमने कौन सा क्वेश्चन किया था सर? क्वेश्चन नंबर 32। अगर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं तो आपको प्रोविजन कैलकुलेट करना था कि जो इन्होंने प्रोविजन बना रखा है सही बना रखा है कि नहीं। तो यहां पे इसने बोला जितने भी एनपी अकाउंट्स हैं सभी फुली सिक्योर्ड हैं। तो एक एक करके सबकी लिमिट्स बताओ। D1 की लिमिट क्या थी सर? 15, 25, 40। तो D1 में था 25%, तो 10 लाख का 25% किया तो 2.5 लाख, ये गलत हो गया। सब स्टैंडर्ड की लिमिट क्या थी? 15%। 50 का 15% किया 7.5 लाख, ये सही है। D2 की लिमिट क्या थी? 15, 25, 40, 40%। 30 का 40% किया 12 लाख, ये भी गलत है। और लॉस के केस में 100%, ये सही है। बस आपने इतना करके बताना है, बस आपने इतना करके बताना है, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, प्रोविजन पे ध्यान रखना। आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है कि भाई हमने देखा कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज है जो D1 कैटेगरी में बैठी हुई है। ठीक है सर।
ये जो D1 कैटेगरी में आउटस्टैंडिंग बैलेंस है दिस इज 50 लाख रुपीज एंड जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है दैट इज 40 लाख। तो सारे बच्चे एक बात बताओ, अगर 50 लाख का D1 है, इसमें से मुझे कितना बताना है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड कितना है 40 लाख, अनसिक्योर्ड है 10 लाख। तो प्रोविजन कैसे बनेगा सर, बड़ा सिंपल है। हमारी लिमिट्स क्या थी 15, 25, 40। 15 था सबस्टैंडर्ड के लिए, 25 था D1 के लिए। तो यहां पे 25% का प्रोविजन बनेगा। अनसिक्योर्ड पे पूरा प्रोविजन बनेगा 100% का। तो 40 लाख का 25% कितना होता है, जल्दी से बताओ, 1/4 कर दो ना सर, 10 लाख आ गया। 10 लाख का 100% कितना आएगा, 10 लाख। तो टोटल हो गया 20 लाख। यहां पे 20 लाख का प्रोविजन बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस लो, लिया सर, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस करी, अनसिक्योर्ड पोर्शन निकाला, फिर आप बोलो इस तरह से प्रोविजन कैलकुलेट होगा और टोटल प्रोविजन बनना चाहिए 20 लाख। इन्होंने कितना कैलकुलेट किया था, इन्होंने कैलकुलेट किया था 7.5 लाख, विच इज रॉन्ग। तो आप बोलोगे अगेन द ब्रांच प्रोविजन इज नॉट प्रॉपर, हमारे हिसाब से 7.5 लाख बनना चाहिए। तो यहां आपका प्रोविजन वाला पार्ट भी कवर हो जाता है। अब आप रिवीजन वीडियो को पॉज करके इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अब हमने क्या किया सर, अब हमने स्टार्ट करे कुछ बढ़िया बढ़िया स्पेशल केस। असली मसाला तो इसी में, असली मजा तो इसी में है। तो आ जाओ एक एक करके सारे केसेस समझते हैं। तो मैं कहता हूं, एक है बंदा जिसका नाम है अमीर इंसान, जैसे आजकल चल रहे हैं ना फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, तो हमने भी एक कैरेक्टर उठा लिया अमीर इंसान। अब सर अमीर इंसान ने एक गरीब बैंक से लोन लिया 100 करोड़ रुपए का, ठीक है सर। अब इसने क्या किया, जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वही पे नहीं करी एंड दैट इज ओवर ड्यू फॉर 420 डेज। तो सारे बच्चे बताओ इसको कैसे क्लासिफाई करें। अच्छा मैं बताना भूल गया, इसने इस 100 करोड़ के लोन के लिए 200 करोड़ रुपए की लैंड और बिल्डिंग भी दी है। तो कैसे क्लासिफाई करें सर, हम इसको एनपीए क्लासिफाई करेंगे। अरे मैंने कहा ये अमीर आदमी है, इसकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, नहीं सर हम तो इसको एनपीए क्लासिफाई करेंगे। अरे इसने 200 करोड़ की लैंड और बिल्डिंग दी है 100 करोड़ के लोन के लिए, नहीं सर तभी भी हम इसको एनपीए क्लासिफाई करेंगे। यानी आप लोग ये कहना चाहते हो एनपीए क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपको एनपीए मानेंगे इफ इट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। जो आपकी सिक्योरिटी है, आपकी नेटवर्थ है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है सर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, मान लो एक बंदा है जिसका नाम है समय, ठीक है सर। इसका एक बैंक है जिसका नाम है लेटेंट बैंक, ठीक है सर, आजकल ये बड़ा चल रहा है लेटेंट। तो मैंने कहा समय ने क्या किया, लेटेंट बैंक से 2 लोन लिए, हाउसिंग लोन, कार लोन। हाउसिंग लोन की जो इंस्टॉलमेंट है दैट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। कार लोन की इंस्टॉलमेंट इसने टाइम पे दी। तो मुझे बताओ कौन सा अकाउंट एनपीए बनेगा। तो मैंने कहा दोनों अकाउंट एनपीए बनेंगे, दोनों अकाउंट एनपीए बनेंगे। मैंने कहा क्यों, क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट है एसेट क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। यानी अगर समय ने यहां पे गड़बड़ करी है तो ये यहां पे भी गड़बड़ कर सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के चलना। अगर एक लोन खराब है तो सर बंदा खराब है, अगर बंदा खराब है तो दोनों चीजें खराब हो जाएंगी, हम इसको एनपीए मान लेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? आ रही है सर। बंदा वैसे ही अच्छा है, ठीक है, जोक्स वोक्स तो सही होते हैं। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट पड़ा अकाउंट्स रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट। अकाउंट्स रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट यानी हमने यहां पे कुछ गड़बड़ करी है जिसकी वजह से ये एनपीए से स्टैंडर्ड बन गया, यानी रेगुलर अकाउंट बन गया। अब सर यहां पे क्या था, मैंने कहा बड़ा सिंपल था। एक हमारा बंदा है जिसका नाम है विजय माल्या, सबने इसका नाम सुना हुआ है? हाँ सर। इसने एसबीआई से लोन लिया 5000 करोड़ का, ठीक है सर। अब इस 5000 करोड़ में एक इंस्टॉलमेंट थी 400 करोड़ की दैट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। अब कितना अमाउंट एनपीए क्लासिफाई होगा? टोटल 5000 करोड़। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, एनपीए क्लासिफिकेशन बंदे के हिसाब से होती है। तो बंदे के पास तो 5000 करोड़ पड़े हैं तो पूरे के पूरे एनपीए बनेंगे। अब सर बैंक को घबराहट हो रही है, बैंक डर रही है कि 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट पे अगर इतना बड़ा एनपीए दिखेगा तो बहुत बदनामी होगी। तो इसने विजय माल्या को बोला सुनना भाई, ये जो 400 करोड़ रुपए पड़े हैं तेरे, ये हमको बहुत भारी पड़ रहे हैं। तू ऐसा कर, बैलेंस शीट डेट के 2 दिन पहले मेरे को 400 करोड़ दे, मैं तेरे को 2 दिन बाद 5 करोड़ रुपए ऐड करके दे दूंगा। तो अगर ऐसा कोई केस होगा तो सर बैलेंस शीट डेट पे कुछ भी ओवरड्यू नहीं होगा। कुछ ओवरड्यू नहीं है तो ये एनपीए भी नहीं होगा, तो अकाउंट को हम स्टैंडर्ड बोल देंगे। बट आरबीआई ने कहा ऐसे कैसे, आरबीआई ने कहा ऐसे कैसे, किस बात का स्टैंडर्ड? हम इसको डीम्ड एनपीए मानेंगे, हम इसको डीम्ड एनपीए मानेंगे। तो अगर ऐसा कोई केस है जहां पे बैलेंस शीट डेट से जस्ट पहले और बैलेंस शीट डेट के जस्ट बाद ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है कि वो रिवर्स हो गई, ताकि वो एनपीए कैटेगरी में ना जाए, हम इसको डीम्ड एनपीए का नाम देते हैं। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे साथ आ जाओ, साथ में रिवाइज करते हैं। देखो क्या कहता है, ये कहता है जहां भी अकाउंट में हमें इनहेरेंट वीकनेस दिखेगी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा, हम इसको डीम्ड एनपीए मानेंगे। ऑडिटर क्या चेक करेगा? ट्रांजैक्शंस बिफोर एंड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है सर। सर ये क्यों चेक करेगा? ताकि इसको नॉलेज मिल सके कि इन ट्रांजैक्शंस के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर ट्रांजैक्शन रिवर्स हुई है, सर कब रिवर्स होती है? इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो हो सकता है ये एक अरेंजमेंट है, ये इनकी चाल है टू प्रिवेंट द एनपीए क्लासिफिकेशन।
क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था। सर कौन सा क्वेश्चन था? सारे बच्चे फटाफट बताओ कौन सा क्वेश्चन था? सर इट वाज क्वेश्चन नंबर 30। तो मेरे साथ क्वेश्चन 30 पे आ जाओ। ऑसम, सारे बच्चे क्वेश्चन 30 पे आ गए। क्वेश्चन 30 में कहता है महावीर एंड एसोसिएट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ केबीसी बैंक। ठीक है सर। अब इसमें क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में हमारा एक बैंक है और एक क्लाइंट है जिसका नाम है सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज। सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज ने बैंक से 50 लाख रुपए ले रखे थे, 50 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थे। अब बैंक ने इस 50 लाख को 40 लाख रुपए पे लाना चाहता था और 40 लाख रुपए पे लाने के लिए इसने क्या किया, 10 लाख रुपए वापस लिए 29 मार्च को और 8 लाख रुपए दे दिए कब, 4 अप्रैल को। तो मुझे एक बात बताओ, 10 लाख रुपए सिद्धार्थ का वापस करना और 8 लाख रुपए हाथों हाथ वापस ले लेना, क्या ये भी वही फील दे रहा है? बैलेंस शीट डेट से जस्ट पहले और बैलेंस शीट डेट के जस्ट बाद कुछ रिवर्सल ऑफ ट्रांजैक्शन हुई है। हाँ सर। तो यहां पे आईसीआई क्वेश्चन पूछता है, कंसीडरिंग दिस सिनेरियो व्हाट शुड बी द रिस्पांस ऑफ महावीर एंड एसोसिएट्स। महावीर एंड एसोसिएट्स यानी ऑडिटर का क्या रिस्पांस होगा कंसीडरिंग द क्लासिफिकेशन एंड रिस्क ऑफ एनपीए कैटेगरी। तो आपने वही पूरी थ्योरी लिखनी है कि जब भी ऐसे कोई बोरोवर के अकाउंट्स होते हैं जहां पे छोटे छोटे क्रेडिट्स होते हैं बिफोर द बैलेंस शीट, यहां पे आपको हैंडल विद क्लियर करना है। इसका मतलब यहां पे इनहेरेंट वीकनेस हो सकती है और अगर है तो डीम्ड एज अ एनपीए। तो हम क्या करें, सैंपल ट्रांजैक्शंस देखो बिफोर एंड आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इससे आपको नॉलेज मिलेगी क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड द ट्रांजैक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, अगर ट्रांजैक्शन रिवर्स हो रही है इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ ईयर, इट कैन बी एन अरेंजमेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग इनटू एनपीए कैटेगरी। बात समझ आती है? आती है सर। फिर आपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने एंड कंक्लूजन इज वेरी सिंपल। अगर आपको लगता है देयर वाज अ अटेम्प्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग इनटू एनपीए कैटेगरी, इफ द आंसर इज यस, इट शुड बी क्लासिफाइड एज अ एनपीए। हम इसको डीम्ड एनपीए मान लेंगे। बहुत पुराना क्वेश्चन है, MTP1 Jan 25 का। ठीक है, तो इसको हल्के में ले सकते हैं। मजाक कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? यस सर। तो यहां पे आपका एनपीए क्लासिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। इट इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। सामने वाले ने क्या सिक्योरिटी दे रखी है, नेटवर्क दे रखे, ये काम की नहीं है। एसेट क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। यहां पे कार और होम वाला एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी करा दिया। अकाउंट्स रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट, ये वाली चीज भी हमने ऑलरेडी कवर कर ली। अब आ जाओ गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस की बात करते हैं। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस का कॉन्सेप्ट क्या है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात पढ़ाता हूं। जो भी एनपीएस होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट विच आर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, इनका इनकम रिकॉग्निशन कैसे होगा? सर अक्रूवल बेसिस पे नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, कोई भी सर्टेनिटी नहीं है पैसा रियलाइज करने की। तो AS9 ये कहता है हम इसको रियलाइजेशन बेसिस पे करेंगे। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब है ऑलवेज, जहां भी पैसा ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, ऑलवेज रियलाइजेशन बेसिस पे होगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस। मान लो बैंक ने 1000 करोड़ का लोन दिया, किसको? अडानी को। ठीक है सर। क्यों दिया 1000 करोड़ का लोन? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी कि भाई अडानी ने पैसे नहीं दिए तो हम तुमको पैसे दे देंगे। ठीक है सर। अब यहां पे इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो गई है फॉर मोर देन 90 डेज, तो क्या ये एनपीए बनेगी? मैंने कहा स्पेशल केस है, नहीं बनेगी, हम इसको स्टैंडर्ड मानेंगे। क्यों? मोदी जी की गारंटी है, हल्के में नहीं लेना। ठीक है सर। अब इसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ना तो गारंटी इन्वोक हुई है, ना गारंटी रेप्यूडिएट हुई है। ना तो गारंटी इन्वोक हुई है, ना गारंटी रेप्यूडिएट हुई है। ठीक है सर। बच्चों के डाउट, सर व्हाट अबाउट इनकम रिकॉग्निशन? जहां भी पैसा ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, रियलाइजेशन बेसिस पे होगा ऑलवेज, भले ही किसी ने भी गारंटी दी हो। ठीक है सर। सेकंड केस, क्या कोई एक्सेप्शन है अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी? नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, चुपचाप एनपीए मानो इफ इट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। क्या गवर्नमेंट गारंटीड वाला केस क्लियर है? हाँ सर। तो एक बार आ जाओ फटाफट बुक से रिवाइज करते हैं, रिवीजन के अंदर रिवीजन। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस में अगर गारंटी इन्वोक नहीं हुई है, रेपुडिएट नहीं हुई है, इसको स्टैंडर्ड मानो, बट एनपीए मानो फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। ठीक है सर। स्टेट गवर्नमेंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, चुपचाप एनपीए मानो इफ ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज फॉर बोथ प्रोविजनिंग एंड इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। अब आ जाओ हमारा फेवरेट कॉन्सेप्ट, कॉन्सोर्टियम। सर कॉन्सोर्टियम में क्या होता है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना, मजा आएगा। कॉन्सोर्टियम मतलब 3 लोग मिलकर एडवांस दे रहे हैं, यानी एक से ज्यादा बैंक जब भी मिलकर एडवांस देते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्सोर्टियम। सुजुका को 100% लोन चाहिए था, 80% जियान ने दिया, 10% सुनियो ने दिया, 10% नोबिता ने दिया। ठीक है सर। तो सारे बच्चे मुझे बताओ इन सब में से लीडर कौन है जिसका सबसे ज्यादा शेयर है, यानी जियान बैंक। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि सुजुका को लोन देना है? लोन देने के बाद उसको कंट्रोल और मॉनिटर करना है। एसीएम कौन करेगा? अप्रेजल, कंट्रोल और मॉनिटर। सर सबने पैसा दिया है, सब जॉइंटली करेंगे। ठीक है सर। अब इसकी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स, यानी अगर जियान को पैसा टाइम से मिल रहा है, स्टैंडर्ड। सुनियो को टाइम से मिल रहा है, स्टैंडर्ड। अगर नोबिता का ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज तो चुपचाप एनपीए बना देना, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स। सर अब अगर जियान ने बदमाशी करी, यानी
शिजुका ने तो पैसा जियान को दे दिया, बट जियान ने सुनियो और नोबिता को उसका शेयर नहीं दिया। तो क्या सुनियो और नोबिता को उनका पैसा मिला? नहीं सर। तो सुनियो और नोबिता के केस में इट विल बी नॉट सर्विस्ड, हम उनको एनपीए मानेंगे। अब सर जब इन दोनों को गुस्सा आया तो गुस्सा कम करने के लिए अपन क्या चलाएंगे? एसी चलाएंगे। यानी इनको क्या करना चाहिए, जो भी बैंक है दे शुड मेक अ अरेंजमेंट, या इनको कंसेंट ले लेना चाहिए फ्रॉम द लीड बैंक फॉर देयर शेयर ऑफ रिकवरी फ्रॉम द लीड बैंक। ये इस तरह से इनको काम करना चाहिए। यही बात आपकी किताब में भी लिख रखी है, फटाफट आ जाओ यहां पे रिवाइज करा देता हूं। जब भी आप लोन्स एडवांस करते हो टू द बोरोअर बाय 2 और मोर बैंक्स, इसको कंसोर्टियम कहते हैं। कौन चेक करेगा? तीनों चेक करेंगे, यानी एसीएम। एसीएम मतलब अप्रेजल, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, तीनों बैंक्स करेंगे। जिस बैंक का हायर शेयर होगा वो लीडर बनेगा। ठीक है सर। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी ऑफ द इंडिविजुअल बैंक। अगर रेमिटेंसेस एक बैंक के पास आते हैं, यानी जियान, और वो दूसरों को उनका शेयर नहीं देता, तो दूसरे इसको बोलेंगे हमें सर्विस नहीं मिली, हमारे लिए ये एनपीए है। ठीक है सर। तो अगर ऐसे केस में उनको अपना शेयर नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? एसी चला लो। एसी का मतलब है अरेंजमेंट और कंसेंट। दे कैन मेक अ अरेंजमेंट फॉर देयर शेयर ऑफ रिकवरी और टेक द कंसेंट फॉर देयर शेयर ऑफ रिकवरी, ताकि उनके लिए सारी चीजें ठीक से हो सके। सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या कंसोर्टियम वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो? यस सर। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो सर, कंसोर्टियम में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है सर। क्या? यहां पे ड्राइंग पावर कौन कैलकुलेट करेगा? लीड बैंक। उस ड्राइंग पावर को बांटेगा कौन? लीड बैंक। यानी ड्राइंग पावर विल बी, लीड बैंक विल कैलकुलेट द ड्राइंग पावर एंड आफ्टर कैलकुलेशन एलोकेट टू द मेंबर बैंक। इस तरह से इनमें बांट देगा। अब मान लो शिजुका कहते हैं नहीं नहीं, मुझे जियान से 100% नहीं 60% चाहिए, सुनियो से 10% चाहिए, ठीक है वो चलेगा, नोबिता से 10% नहीं चाहिए 30% चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे केस में चेंज कर दें? हाँ, अगर ऐसा स्पेशल सर्कमस्टेंस है तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ बोरोअर लीड बैंक कैन अलॉट हायर और लोअर शेयर टू द मेंबर बैंक। ये चीज भी हो सकती है, जनरली होती नहीं है। ठीक है सर। अब सर एक और स्पेशल केस, मान लो एक बंदा है जिसने बैंक से लोन लिया, इसने सिक्योरिटी के नाम पे कुछ 4 स्पेशल सिक्योरिटीज दी, एफडी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र। तो ऐसे केस में अगर ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज तो एनपीए मत बनाना इफ एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। एडिक्वेट मार्जिन का मतलब है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज मोर देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो यही छोटी सी बात आपकी किताब में भी लिखी है, सारे के सारे बच्चे यहां से रीड कर लो। सर कहां पे? नीचे। इफ द एडवांस इज अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, यही क्वेश्चन में लिखे होंगे। तो अगर एडिक्वेट मार्जिन है तो आप इसको एनपीए ट्रीट नहीं करोगे। ठीक है सर। इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक सर, क्या अगर एग्रीकल्चरल एडवांस है और बेचारा फार्मर परेशान है क्योंकि फ्लड आ गया या फिर बारिश ही नहीं हुई, ड्रॉट हो गई, तो ऐसे केस में आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर दे रखा है फॉर क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकॉग्निशन। बैंक्स भी अपनी तरफ से रिलीफ मेजर दे सकते हैं, या तो जो पुराना लोन है शॉर्ट टर्म उसको लॉन्ग टर्म लोन बना लो कि भाई तो थोड़ा टाइम बाद दे देना, या फिर रीस्केड्यूल द रीपेमेंट ऑफ लोन, या फिर ये नया लोन भी दे सकते हैं, फ्रेश लोन। तो जो एनपीए की क्लासिफिकेशन है इट विल बी एज पर द रीस्केड्यूल टर्म्स। क्या ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। अब हमने एक मीठी मीठी बात पढ़ी थी सर, क्या इफ देयर इज अ अकाउंट जहां हो गई है इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सारे बच्चे बताओ इरोजन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन? सर बचपन में साइंस की टीचर ने सिखाया था सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल की वैल्यू गिर जाना, ऐसी सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई है। अब ये वैल्यू कितनी गिर गई है? मैंने कहा बहुत ज्यादा गिर गई है। अगर ये पिछली बार की जो असेस्ड वैल्यू है उसके कंपैरिजन में 50% से भी नीचे आ गई है तो चुपचाप डाउटफुल की कैटेगरी में डाल दो। ठीक है सर। अगर ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस के 10% से भी नीचे आ गई है तो भाई सिक्योरिटी का नाम ही क्यों है? कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। तो ऐसे केस में सीधा लॉस एसेट में डालेंगे, पूरा राइट ऑफ करो या 100% प्रोविजन बनाओ। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। ये 2 मीठी मीठी लिमिट्स याद रखना, ये वाली बात यहां पे दे रखी है। ठीक है। अब इसके बाद हमने अगला टॉपिक कौन सा किया था सर? एडवांसेस टू द स्टाफ। अगेन एडवांसेस टू द स्टाफ प्यारा सा टॉपिक है, समझ के चलना, मजा आएगा। ये कहता है एडवांसेस टू द स्टाफ आप दे सकते हो एज अ बैंकर। अगर एज अ बैंकर है तो नॉर्मली एडवांसेस में आएंगे। ठीक है सर। अगर एज अ एम्प्लॉयर दिए हैं, यानी तुमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाया है, फेवर करना चाहते हो, तो एडवांसेस में नहीं आएंगे, अदर एसेट्स में आएंगे। ठीक है सर। अब जनरल सी बात है, एनपीए तभी बोलेंगे जब डिफॉल्ट होगा ऑन द ड्यू डेट। डिफॉल्ट मतलब ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। ठीक है सर। अब इसमें स्पेशल पॉइंट क्या था? स्पेशल पॉइंट था अगर आपने हाउसिंग या अदर एडवांस दिया है जहां पे इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, तो हम इंटरेस्ट को ड्यू नहीं मानेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर। यानी फर्स्ट क्वार्टर में से प्रिंसिपल ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा। ये छोटी सी बात ध्यान रख के चलनी है। इसके बाद हमने एक बड़ा अच्छा एडवांस डिस्कस किया था, एग्रीकल्चरल एडवांस। एग्रीकल्चरल एडवांस किसके बेसिस पे डिसाइड होता है एनपीए बनेगा? यानी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स वो होती है जिनका क्रॉप सीजन इज मोर देन 1 ईयर।
शॉर्ट ड्यूरेशन कौन सी है? जिनका क्रॉप सीजन इज अप टू 1 ईयर। क्रॉप सीजन का मतलब है बीज बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक कितना टाइम लगता है, ठीक है सर। तो जो इनके एनपीए नॉर्म्स है ना, 90 डेज वाली चीज नहीं चलेगी, क्रॉप सीजन के हिसाब से चलेगा। तो ये कहता है लॉन्ग ड्यूरेशन वाले केस में इफ द इंस्टॉलमेंट इज ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, एनपीए बना दो। शॉर्ट ड्यूरेशन के केस में 2 क्रॉप सीजन, तो एनपीए बना दो। क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन बड़ा है तो आप ऐसा कह सकते हो लॉन्ग ड्यूरेशन के केस में इसका जो 1 है ये इसके 2 के बराबर है। इस तरह से आपने छोटी सी चीज ध्यान रख के चलनी है। अब सर क्रॉप सीजन कौन डिटरमाइन करेगा? मैंने कहा एसएलबी कमेटी डिटरमाइन करेगी। संजय लीला भंसाली की बात नहीं कर रहा, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। यहां तक क्या सारी बातें क्लियर हैं? फटाफट चैट बॉक्स में कंफर्म करो। अब इसके बाद हम चले थे नोट्स पे और हमने बात की थी मीठी मीठी ड्राइंग पावर की। ड्राइंग पावर का मतलब होता है जो भी आप कैश क्रेडिट फैसिलिटी देते हो वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए, ठीक है सर। ये सैंक्शन लिमिट से अलग कैसे? सैंक्शन लिमिट इज द टोटल एक्सपोजर जो सारे लोन्स के लिए है। ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट होती है? सिक्योरिटी माइनस द मार्जिन, यानी इन्वेंट्री में से मार्जिन घटाया, डेटर्स में से मार्जिन घटाया। तो ये 2 बेसिक बातें बस समझ के चलना। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या क्या कंसिडरेशन है। तो आपने ये इंश्योर करना है जितने भी अकाउंट्स हैं ये लिमिट के अंदर होने चाहिए, यानी ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट। हमें इनके बारे में हेड ऑफिस को कब बताना पड़ेगा? सर जब ये है यू का मतलब है आई फॉर, सर आई का मतलब है कहीं ना कहीं ये इरेगुलर हो गए हैं। ई का मतलब क्या था? जो एक्सपोजर है ये लिमिट से ज्यादा है। यू का मतलब है दीज आर अगेंस्ट द अनअप्रूव्ड सिक्योरिटी। अगर ये 3 गंदी चीजें हैं तो इसके बारे में हेड ऑफिस और हेड ऑफिस और मैनेजमेंट को बताओ, ठीक है सर। अब बैंक की ड्यूटी क्या है? सर बैंक की ड्यूटी है वर्किंग कैपिटल लोन दे रहा है, हाँ, इसके बदले क्या ले? प्रॉपर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में कौन सा एसेट आएगा? नॉन करंट एसेट या करंट एसेट? करंट एसेट। करंट एसेट में से भी कौन सा एसेट है जिसपे कंट्रोल कर सकता है? डेटर्स या इन्वेंट्री? सर डेटर तो इंसान है, इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, पैसे दे या ना दे। ये इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारे बच्चे फ्लो पे चलना। बैंकर की ड्यूटी है करंट एसेट्स लेना। करंट एसेट में भी किस पे फोकस करेगा? करंट स्टॉक स्टेटमेंट। अब स्टॉक स्टेटमेंट कितना पुराना हो सकता है? नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। 3 महीने से पुराना नहीं हो सकता, यानी इट शुड बी अ क्वार्टरली स्टेटमेंट। यही बात हमने कारो 2020 क्लॉज 2 पैरा 3 में भी पढ़ी थी, ठीक है सर। अगर ये पुराना, ज्यादा पुराना है, मोर देन 3 मंथ्स पुराना है, तो आप अकाउंट को इरेगुलर मानोगे। ये मीठी मीठी बात बैंक ड्यूटी में आपने ध्यान रखनी है। करंट एसेट्स, करंट स्टॉक स्टेटमेंट, कितना करंट? नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, इफ मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड देन इरेगुलर। अब सर ऑडिटर का कंसर्न क्या है? स्टेटमेंट्स इकट्ठे करना। स्टेटमेंट्स मतलब पहले मंथली के बाद क्वार्टरली के बाद एनुअल। फ्लो में चलो, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल। मंथली मतलब मंथली स्टॉक स्टेटमेंट उस महीने का जिसके बोरोवर के ऑडिटेड अकाउंट्स अवेलेबल है, ठीक है सर, ताकि आप देख सको अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स में कोई डेविएशन तो नहीं। मंथली के बाद क्या आएगा? क्वार्टरली रिटर्न सबमिटेड बाय द बोरोवर। एंड एनुअल मतलब जो बोरोवर की एनुअल रिपोर्ट है। ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी रिवाइज करवा चुका हूं, इसमें कुछ चेंज नहीं है। बस ध्यान रखना एक्सटेंड गाइडलाइंस के हिसाब से होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, ऑडिटर अप्रूव करता है। और इसमें मेन फोकस किस पे रखना है? सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द ड्राइंग पावर। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज फोकस। लास्ट पॉइंट कहता है स्टॉक ऑडिट। सबसे पहले 3 सवालों का जवाब देना है। कब होगा जियान वाला केस? चेक क्या करेंगे? कब होगा जियान वाला केस? चेक क्या करेंगे? तो मैंने कहा स्टॉक ऑडिट कब होगा? जब भी आपका फंडेड एक्सपोजर इज मोर देन 5 करोड़। ये भी वही लिमिट है जो हमने कारो 2020 में पढ़ी थी, क्लॉज 2B ऑफ पैरा 3 कारो 2020, ठीक है सर। अब दूसरा केस कब होगा? जब भी सिचुएशन की नीड है। जियान वाला केस क्या कहता है? अगर आप कंसोर्टियम का पार्ट हो और लीड बैंकर कोई और है, तो आप लीड बैंकर से स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट ले सकते हो। टेक द स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम लीड बैंक वेयर योर बैंक इज नॉट अ लीडर। एंड लास्ट वाला केस क्या कहता है? एज अ ऑडिटर आपने किस पे फोकस करना है? तो जो भी स्टॉक ऑडिट की रिपोर्ट आई है उसको खोलो। इसमें स्पेशल फोकस किस पे करेंगे? सर सिक्योरिटी की वैल्यू कि स्टॉक्स की वैल्यू कितनी है, और उस वैल्यू के हिसाब से क्या ड्राइंग पावर ठीक से कैलकुलेट हुई है या नहीं। तो आप रिपोर्ट देखोगे विद अ स्पेशल फोकस ऑन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड उसके हिसाब से कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर। अब ऑडिट ऑफ एडवांसेस में सर क्या क्या एग्जामिन करना है, ध्यान से समझना। जितने भी आपके लार्ज एडवांसेस हैं उनको आप 100% चेक करोगे, बाकियों को आप सैंपल बेसिस पे देखोगे। अब सर लार्ज कौन है? मैंने कहा महाभारत के पहले के बाद रामायण आया था, ठीक है, महाभारत के बाद आया रामायण। रामायण में सबसे ज्यादा लार्ज किसका सिर था? मैंने कहा रावण का सिर था। रावण के पास कितने सिर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लार्ज के केस में 10 की लिमिट ध्यान रखना। यानी अगर कोई भी ऐसा एडवांस है जिसकी ईयर एंड बैलेंस इज मोर देन 10 करोड़ और 10% ऑफ ऑल द एडवांसेस ऑफ द ब्रांच विच एवर इज लोअर, यानी इट इज मोर देन दिस लिमिट, तो इस केस में क्या होगा? हम उसको लार्ज एडवांस की कैटेगरी में डाल देंगे और 10-10 का गेम आप इसमें ध्यान रख के चलोगे, ठीक है सर। ये एमसीक्यू में आ सकता है।
गॉट इट सर। इसके अलावा जितने भी प्रॉब्लमेटिक अकाउंट्स हैं, मान लो कोई स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं 0, 1, 2 वाले, जो हमने पहले भी रिवाइज किए थे, इनको आपने डिटेल में एग्जामिन करना है अनलेस इनका इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। अब सर हमें कितनी चेकिंग करनी है सब्सटेंटिव प्रोसीजर में, ये डिपेंड करेगा इंटरनल कंट्रोल्स। अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो कम चेकिंग करोगे तो भी चल जाएगा। अब हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर में सबसे पहला क्वेश्चन जो किया वो था, ऑडिटर इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग द एविडेंस अबाउट द फॉलोइंग। इसको किन किन चीजों को एविडेंस किन किन चीजों को लेके एविडेंस चाहिए? असर्शंस को लेके एविडेंस चाहिए। ही नीड द एविडेंस अबाउट असर्शंस। तो असर्शंस मतलब ERCV, ERCV मतलब एग्जिस्टेंस, यानी द अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। ठीक है सर। बैंक की इस पे राइट है, राइट मतलब अमाउंट इज ड्यू टू द बैंक and it is supported by the loan documentation. It is complete मतलब there is no unrecorded advance, and valuation में आप बोलोगे we will check the basis of valuation, it's appropriate and recoverability is recognized in valuation. सर recoverability कैसे recognize होती है? अगर कोई NPA होता है तो आप उसमें प्रोविजन ज्यादा बनाते हो, तो इससे रिकवरेबिलिटी वैल्यूएशन का पार्ट बन जाती है। तो रिकवरेबिलिटी से मैंने नेक्स्ट पॉइंट रिलेट किया, एप्रोप्रिएट प्रोविजन इज मेड एज पर द RBI नॉर्म्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गैप। ये आपने छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें लॉजिकली ध्यान रख के चलनी है। अब सर इसी से मिलता जुलता एक और सवाल, क्या एरियाज फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस फॉर एडवांसेस बिसाइड्स द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी इंटरनल कंट्रोल्स की इवैल्यूएशन के अलावा कौन से ऐसे एरियाज है जहां से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल सकता है? तो एविडेंस कहां मिलेगा? पहला क्वेश्चन क्या था, किन चीजों को लेकर एविडेंस चाहिए। अगला सवाल है एविडेंस कहां मिलेगा। तो मैंने कहा एविडेंस आपको इन एरियाज में मिल सकता है। कैसे? जब आप वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट देखोगे तो यहां एविडेंस मिल सकता है, लोन डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस मिल सकता है, अकाउंट्स का ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब मैं डॉक्टर वाले ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, ऑपरेशन मतलब क्या अकाउंट में पैसा रिकवर हो रहा है कि नहीं, किस तरह से अकाउंट ऑपरेट कर रहा है। ओ एंड अकाउंट्स के ऑपरेशन पे कंफर्ट किससे आता है? सिक्योरिटी से, कि भले ही सामने वाला पैसा ना दे, अगर आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है, आप उसे इन्फोर्स कर सकते हो, उसकी वैल्यू अच्छी खासी है, तो एक अच्छा कंफर्ट आता है। इसके अलावा हमने बात की थी क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग चेक करो और एनालिटिकल प्रोसीजर करो। तो इन सब एरियाज में से आपको प्रॉपर एविडेंस मिल सकता है। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, आप इन पॉइंट्स को रिलेट करके चलना। पहले आप चेक करो क्या एक्चुअल में एडवांस है। एडवांस है यानी इट इज अ वैलिड एडवांस, इसके लिए आप लोन डॉक्यूमेंटेशन देख लो। अगर एडवांस है तो क्या वो टाइमली पे करता है? टाइमली पे मतलब ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स और उसकी सिक्योरिटी। ठीक है सर, या तो टाइमली पे करता है या नहीं करता। अगर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। नहीं करता तो NPA। मतलब इसका इंपैक्ट किस पे आएगा? क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग। और प्रोविजनिंग के लिए जनरली हम देखते हैं कितने टाइम से पैसा ओवरड्यू है, उसके हिसाब से सब स्टैंडर्ड D1, D2, D3 और 15, 25, 40 इस तरह से प्रोविजन बनाते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर। तो दो दो के ग्रुप्स में इसको बांट देना लॉजिकली है, यानी वैलिडिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, टाइमली पे कर रहा है यानी ऑपरेशन ऑफ अकाउंट सिक्योरिटी, या तो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका इंपैक्ट सीधा किस पे आएगा? क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर। अब सारे बच्चे फटाफट अपने क्वेश्चन बैंक पे आओ। आ गए सर। अब बताओ एग्जाम में कैसे पहचानोगे ऊपर वाला टॉपिक आएगा या नीचे वाला आएगा? तो मैंने कहा देखो, ये कहता है आफ्टर बिकमिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट यू गॉट योर फर्स्ट असाइनमेंट एज अ ऑडिटर ऑफ अ बैंक ब्रांच। What are the areas where you will be looking for obtaining sufficient and appropriate evidence? तो मैंने कहा sufficient and appropriate evidence कहां मिलेगा? Sufficient and appropriate evidence कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? Apart from internal control। तो इसके लिए मुझे वो नीचे वाला जो टॉपिक था ना एरियाज वाला, कि एविडेंस है, टाइम से पैसे दे रहा है, और उसके बाद मैंने क्या बोला था? उसके बाद मैंने बोला था या तो दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसका इंपैक्ट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग पे जाएगा। वो वाला टॉपिक पूरा इस आंसर में आएगा। ठीक है, वैलिडिटी, डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशन, सिक्योरिटी, क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एकदम लॉजिकली चलना। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है वेल कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ एडवांसेस ऑडिटर इज कंसर्न्ड अबाउट विद द एविडेंस अबाउट अमाउंट्स इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। तो मुझे बताओ आपको एविडेंस किसको लेके चाहिए? असर्शंस को लेके चाहिए। अबाउट व्हाट? वी नीड द एविडेंस अबाउट द असर्शंस। तो असर्शंस में आप सारी असर्शंस के साथ पॉइंट्स मैप करते हुए चलना। सबसे पहली असर्शन क्या होती है? ई फॉर एग्जिस्टेंस, यानी द अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड इट इज ड्यू टू द इसके लिए हम लोन डॉक्यूमेंट देखेंगे। R फॉर राइट, राइट मतलब इट इज ड्यू टू द बैंक। C फॉर कंप्लीटनेस, नो अनरिकॉर्डेड एडवांस। एंड V फॉर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में रिकवरेबिलिटी भी देखेंगे, और रिकवरेबिलिटी के लिए हम बात करेंगे प्रोविजंस की, जो कि एज पर RBI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होने चाहिए।
क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? हाँ सर। इसके बाद हमने एक छोटा छोटा मीठा मीठा टॉपिक पढ़ा अबाउट द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस। सारे बच्चे चार्ट पे फोकस करना। इंटरनल कंट्रोल्स मतलब प्रोसेस, किस प्रोसेस से बैंक एडवांस देता है। तो क्या बैंक किसी भी ऐरे गहरे नथु कैसे कैरे को पैसे दे देता है? नहीं सर, सामने वाले की पहले क्रेडिट वर्दीनेस चेक करो। तो चेक द क्रेडिट वर्दीनेस और फिर आप अप्रूवल ले लो ऑफ द अथॉरिटी। एक बार अप्रूवल मिल गया फिर क्या होगी? डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन, ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे बिफोर एडवांस। अब मैं सामने वाले को पैसा दूं उससे पहले उससे क्या लूंगा? सिक्योरिटी। तो अगला पॉइंट है सिक्योरिटीज को लेके 4 पॉइंट ध्यान रखना। जो भी सिक्योरिटी उसमें सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए, यानी इट शुड बी मोर देन द वैल्यू ऑफ एडवांस। ठीक है सर, टू कवर एनी डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ओनरशिप किसके नाम में होगी? बैंक के नाम में, अगर ये शेयर्स और डिबेंचर है। इट शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बैंक। बट सर अगर आपने कोई लैंड और बिल्डिंग ले ली तो उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो होगा, बिल्डिंग के जो पेपर है वो बैंक को मिल जाने चाहिए। गुड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर ये बैंक के पोजीशन में, तो जो भी पैकेज में गुड्स है उसको आप सैंपल बेसिस पे देख सकते हो। अगर ये बैंक के पास नहीं है, बोरोवर के पास है, तो उसका जो गोडाउन है वो फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट होना चाहिए बाय द ब्रांच एंड बैंक इंस्पेक्टर। तो सिक्योरिटी के आप ये 4 पॉइंट्स गो थ्रू करके चल सकते हो। फिर हमने ड्राइंग पावर की बात की। जो ड्राइंग पावर रजिस्टर है कब अपडेट होना चाहिए? मंथली बेसिस पे। एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये लिमिट में होना चाहिए। इट शुड बी विद इन द ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट, जो भी अकाउंट है। अगर लिमिट से ज्यादा है तो हायर अथॉरिटीज को बताओ। प्लस जितने भी अकाउंट्स हैं उनका आप ऑपरेशन देखोगे। ऑपरेशन मतलब क्या? रेगुलरली पेमेंट्स हो रही हैं एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, साल में एक बार आप इनको देख के चलोगे। सर एक बात बताओ, ड्राइंग पावर रजिस्टर तो मंथली अपडेट हो रहा है, ये साल में एक बार क्यों हो रहा है? ध्यान से समझना। जब हमारे ड्राइंग पावर वाली जो चीज है ना, ये थोड़ी सेंसिटिव चीज है। सेंसिटिव चीज है यानी सामने वाले के स्टॉक्स की वैल्यू कभी भी गिर सकती है। सामने वाले के जो डेटर्स हैं कभी भी ज्यादा डिफॉल्ट मार सकते हैं। क्योंकि ये सेंसिटिव चीज है तो ये मंथली होनी चाहिए। जो अकाउंट्स के ऑपरेशन है कि टाइमली पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप नॉर्मली करते रहो साल में एक बार तो भी चलेगा। क्योंकि आपकी जो एनपीए क्लासिफिकेशन है वो तो सारी कंप्यूटराइज्ड ही चल रही है। हाँ सर, तो ये ना मतलब फॉर्मेलिटी है। आप ऐसा कह सकते हो दिस इज जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। क्योंकि ये फॉर्मेलिटी है तो भले ही साल में एक बार भी करोगे तो भी चल जाएगा। क्या अब ये याद रहेगा? हाँ सर। इसके बाद ये कहता है जो भी लार्ज एडवांसेस है इनका फ्रीक्वेंटली करो, बेटर रहेगा। अब आती है बात इनकम रिकॉग्निशन की। जो स्टैंडर्ड है अक्रूवल बेसिस, जो एनपीए रियलाइजेशन बेसिस, बट इसकी मैं आपको एक एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है सर। अब सर ऑडिटर का क्या कंसर्न है इनकम रिकॉग्निशन को लेके? अगेन इसकी अजर्शन। अजर्शन मतलब अकरेंस, इट पर्टेन्स टू द बैंक। कंप्लीटनेस, नो अनरिकॉर्डेड इनकम। एक्यूरेसी, सही अमाउंट पे आया। कट ऑफ, सही पीरियड में आया। क्लासिफिकेशन को लेके कोई इन्होंने बात नहीं करी। अब ये कह रहा है जो भी मटेरियल इनकम है ये अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। मटेरियल इनकम का क्या मतलब है? कोई भी इनकम दैट इज एक्सीडिंग 1% ऑफ द टोटल इनकम, अगर आप इनकम रिकॉग्निशन ग्रॉस बेसिस पे करते हो। ठीक है सर। या मोर देन 1% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर आप इनकम रिकॉग्नाइज करते हो नेट ऑफ कॉस्ट। अक्रूवल बेसिस पे आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सर अगर इनकम मटेरियल नहीं है यानी ऊपर वाली लिमिट से कम है, तो ऐसे केस में आप रियलाइजेशन बेसिस पे करो। ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। अब सर एक बात बताओ, अगर कोई एनपीए बना है फर्स्ट टाइम पे, तो ऐसे केस में क्या होगा? मैंने कहा आगे से तो आप इनकम रियलाइजेशन बेसिस पे रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है सर। बट जो इनकम आप ऑलरेडी अक्रू कर चुके हो और रियलाइज नहीं हुई, तो इसको आपने रिवर्सल मारना है, यानी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट। या आप इसका प्रोविजन क्रिएट करके चलो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू द प्रोविजन। इजी पीजी सर। सर आपने कहा आगे से रियलाइजेशन बेसिस, मैंने कहा हाँ, बट इसकी एक एक्सेप्शन है। अगर आपका एडवांस है अगेंस्ट द फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र या लाइफ पॉलिसी, तो इसको आप अक्रूवल बेसिस पे ले सकते हो, प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। और सेम बात मैंने एनपीए में भी बताई थी कि आप इसको एनपीए नहीं मानते अगर एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है। तो ये एक स्पेशल केस ध्यान रख के चलना। अब सर फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, किसका? बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था? मान लो एक बिल डिस्काउंट होने आया 15 मार्च को। सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना, मजा आएगा। एक बिल डिस्काउंट होने आया 15 मार्च को, जो 1 मंथ का बिल है। ठीक है सर। हमने इस बिल से कितने पैसे लेने एक महीने बाद? सर 14 अप्रैल को आपको 500 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जो 500 रुपए एक महीने बाद मिलेंगे, मैंने इसके लिए आज की डेट में दे दिए 400 रुपए। तो जब आपने 500 के लिए 400 रुपए दिए तो आपने कितना इनकम कमाई? 100 रुपए की इनकम कमाई। बट एक बात बताओ, ये बिल डिस्काउंट होने कब आया है? 15 मार्च को। ईयर एंड कब हो जाएगा? 31 मार्च। और बाकी आधा जो टाइम पीरियड है वो जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो आधा टाइम पीरियड इस फाइनेंशियल ईयर में, आधा अगले फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो डिस्काउंट इनकम है 100 रुपए की, ये अपोर्शन होनी चाहिए बिटवीन द 2 फाइनेंशियल ईयर्स, आधी आधी। ये दोनों में अपोर्शन होगी। बात समझ आ रही है? आ रही है सर। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? मैंने कहा हमारी बुक्स में एक डेटर आ गया बैंक की 500 रुपए, जो हमें एक महीने बाद मिलेंगे। ठीक है सर। मैंने एज अ बैंक कितना पैसा दिया? 400 रुपए। ये मेरा कैश आउटफ्लो हुआ। इनकम कितनी कमाई? 100 रुपए।
इसमें से 50 रुपए जो इस साल की इनकम है वो तो मेरी इनकम बन जाएगी, और जो 50 रुपए अगले साल की इनकम है वो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। सर एक बात बताओ, एज अ बैंक अगर मैं इस बिल को रीडिस्काउंट कराता हूं किसी और बैंक से तो मुझे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हाँ, तो वो आप अपना एक्सपेंस दिखाओगे, उसको अपनी इनकम से नेट ऑफ मत करना। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ रिवाइज कर लो। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, ये कहता है जो भी आप बिल परचेज करते हो एट द क्लोज ऑफ द ईयर, उसका जो डिस्काउंट है इसको प्रॉपर्ली एलोकेट करना बिटवीन द 2 ईयर, जैसे हमने 50-50 किया था। ठीक है सर। अब जो अगले साल का डिस्काउंट है उसको अदर लायबिलिटी में दिखाना। वेरी वेरी गुड। अब इसमें स्पेशल पॉइंट क्या था, सपोज बैंक ने कुछ इंटरेस्ट पे किया ऑन द रीडिस्काउंट, इसको प्लीज नेट ऑफ मत करना फ्रॉम द डिस्काउंट अर्न ऑन बिल डिस्काउंटेड। क्या है ये बेसिक सा पॉइंट क्लियर है? हाँ, तो ये 3 छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सर ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही मजेदार लग रहा है। अगेन सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे, मजा आएगा। मैंने कहा नंबरिंग के हिसाब से चलना। पहले नंबर पे क्या हुआ, हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है जेठालाल, हु इज द एक्सपोर्टर। हमारे पास एक इंपोर्टर है जिसका नाम है सुंदरलाल। अब जेठालाल को सुंदर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो इसने सुंदर को गुड्स तो भेजी बट इसके साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे। सर क्यों? क्योंकि इसको लगा था अगर इसके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए तो ये गुड्स रख लेगा, पैसे नहीं देगा। तो इसने एक तिगड़म चलाया, इसने अपना दिमाग लगाया और एक तिगड़म चलाया कि भाई मैं तेरे को गुड्स भेजता हूं, डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा, डॉक्यूमेंट्स तेरे को अलग तरीके से मिलेंगे जब तू पैसे देगा। मतलब सेकंड नंबर पे क्या हुआ, इसने अपने बैंक को कांटेक्ट किया कि भाई मेरे पास एक बिल है जो सुंदर से कलेक्ट करना है, साथ ही साथ मैं तेरे को डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल भी दे रहा हूं जो गुड्स के हैं। ठीक है सर। बैंक ने क्या किया, जिस कंट्री में सुंदरलाल था वहां पे अपने ब्रांच या एजेंट से कनेक्ट किया, और ब्रांच और एजेंट को क्या दिया, बिल भी दिया, डॉक्यूमेंट्स भी दिए। ठीक है सर। अब ब्रांच और एजेंट ने क्या किया, जब बिल और डॉक्यूमेंट्स लिए तो ये सुंदरलाल के पास किया, इसने कहा एक हाथ से मुझे पेमेंट दे और एक हाथ से डॉक्यूमेंट ले। एक हाथ से पेमेंट दे और एक हाथ से डॉक्यूमेंट लिए, और इसने बिल कलेक्ट कर लिए। अब सर जब बिल कलेक्ट हो गया तो 2 लोगों की कमाई होगी। मैंने कहा किसकी? एक तो जेठालाल की कमाई होगी कि जेठालाल का पैसा रिकवर हो गया, दूसरी कमाई होगी ब्रांच और एजेंट की। ब्रांच और एजेंट की कमाई क्यों होगी? क्योंकि इन्होंने कमीशन कमाई। तो एज अ ऑडिटर आपने यही दोनों चीजें चेक करनी है। पूरे प्रोसेस में आपने बस यही दोनों चीजें चेक करनी है कि जेठालाल का अकाउंट कब क्रेडिट होगा, जब बिल कलेक्ट हो गया, बैंक की कमीशन कब मिलेगी, जब बिल कलेक्ट हो गया। तो यही बात आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। ऑडिटर विल एग्जामिन द प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग द पार्टी फॉर होम द बिल इज कलेक्टेड। पार्टी तभी क्रेडिट होनी चाहिए जब बिल कलेक्ट हो गया बाय द बैंक या फिर उसके एजेंट ने। ठीक है सर। ब्रांच की कमीशन कब मिलेगी? व्हेन द बिल इज कलेक्टेड। क्या सर मीठा मीठा कॉन्सेप्ट है, मजा आ गया। तो अगर आप अपने नोट्स को देखोगे, कहां देखेंगे सर? अपनी बुक में देखोगे, ठीक है, फालतू बातें नहीं। तो मैंने कहा अगर आप अपने नोट्स को देखोगे तो ये जो ऑडिट ऑफ एडवांसेस वाला पूरा पार्ट था ये मैंने कवर करा दिया। इसके अलावा जो इनकम वाला ये वाला पार्ट था कवर करा दिया, यहां तक पूरा पार्ट कवर करा दिया। अब आ जाओ रीनेगोशिएशन की बात करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रीनेगोशिएशन, मजा आ जाएगा। अगर मैं बात करूं रीनेगोशिएशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक सुनो ना, कल मुझे लोन वापस करना है, मैं कल नहीं करना चाहता, 1 साल बाद करना चाहता हूं। बैंक कहती है ओके, तुम जो लोन कल देने वाले हो वो 1 साल बाद दे देना, बट कुछ चार्जेस लगेंगे, कुछ कमीशन लगेगी। मैंने कहा ले लो। अब एक बात बताओ, जो बैंक ने मेरे से फीस और कमीशन लिए लोन रीनेगोशिएट करने के, ये कैसे रिकॉग्नाइज होने चाहिए? क्या हाथों हाथ? मैंने कहा नहीं, जो पीरियड ऑफ रीनेगोशिएशन है ना, हाँ इसमें अक्रू करते चलो, इसमें अक्रू करते चलो, हाथों हाथ मत रिकॉग्नाइज करना, पूरा फैला के अक्रू करना है। तो ये कहते हैं इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ओवर द पीरियड कवर्ड बाय रीनेगोशिएशन। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। इसके बाद सर हमने इनकम में एज ऑडिटर बेसिकली क्या करना है, टेस्ट चेकिंग करनी है। जो भी इंटरेस्ट है उसको सैंपल बेसिस पे देख लो सारे अकाउंट्स का, उसके अलावा जो फीस और कमीशन है उसको भी आप सैंपल बेसिस पे देखोगे। ये 2 बेसिक बातें बस रीड करके चलना। अब आता है मसालेदार पॉइंट जो मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, एंड यस दिस इज द 5 स्टार टॉपिक। अगर मैं इनकम की बात करूं तो ये आईसीआई का फेवरेट टॉपिक है, रिवर्सल ऑफ इनकम। मुझे बताओ क्या मैंने एनपीए का रिवर्सल आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया? हाँ सर, वही चीज यहां पे रिपीट होगी। तो ये कहता है, ध्यान से समझना बोर्ड पे, जो भी एनपीएज हैं इनकी 2 तरह की इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम और फीस और कमीशन। अगर आपने इसको अक्रू कर रखा है और रियलाइज नहीं कर रखा तो आप इसको रिवर्स मारोगे, प्रोवाइड फॉर करोगे। ठीक है सर। मैंने कहा एनपीएस के अलावा एक और केस हो सकता है रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम। अगर बैंक की कोई रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम है उसको भी रिवर्स करो, प्रोवाइड फॉर करो। ठीक है सर। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। अब ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिटर इंक्वायरी करेगा
क्या कोई लार्ज डेबिट्स हैं, क्या कोई लार्ज डेबिट्स हैं इन द इंटरेस्ट इनकम अकाउंट? सर हम डेबिट्स क्यों चेक कर रहे हैं? इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट अकाउंट होता है, हाँ, तो अगर कोई रिवर्सल हुआ होगा तो डेबिट ही हुआ होगा ना, हाँ, तो हम डेबिट चेक करेंगे। सर ये कैसे पता चलेगा? रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम, पक्का बोरोवर की कम्युनिकेशन आई होगी, पक्का बोरोवर की कम्युनिकेशन आई होगी, बैंक बैंक तुमने ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिया, तो अगर बोरोवर की कोई कम्युनिकेशन आई है तो वो भी आप चेक करके चल सकते हो। तो एनपीएस के लिए तुमने क्या चेक किया? डेबिट्स इन द इनकम अकाउंट। बोरोवर के लिए क्या चेक किया? रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम के लिए क्या चेक किया? बोरोवर की कम्युनिकेशन। क्या ये मीठा पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, आरटीपी में 20। यहां पे इन्होंने क्या करा, पूरी की पूरी कहानी लिख के दे दी। जब भी अनसर्टेनिटी है इनकम कलेक्ट करने में तो आपको इनकम रिकॉग्नाइज ही नहीं करनी चाहिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे जब तक रियलाइज ना हो जाए। अगर क्रेडिट फैसिलिटी नॉन परफॉर्मिंग बन जाती है पहली बार, तो जो भी इंटरेस्ट आज तक अक्रू कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है और रियलाइज नहीं हुआ, इसको रिवर्स करो, प्रोवाइड फॉर करो, इसको आप रिवर्स करो, प्रोवाइड फॉर करो। ये चीज गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स पे भी चलेगी। एनालाइज एंड एक्सप्लेन। तो जब ऐसा फैला हुआ क्वेश्चन दिया है, जब आईसीआई आपसे सब कुछ ही पूछना जा रहा है, तो आप पूरा का पूरा टॉपिक यहां पे एक्सप्लेन कर दो, पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दो। यानी मैं वापस रिवाइज करा देता हूं, रिवीजन के अंदर रिवीजन। अगर कोई एनपीए बन जाता है तो जो भी इंटरेस्ट अक्रूड है, फीस और कमीशन है जो आज तक आपने अक्रू कर रखी है, वो आगे अक्रू नहीं होगी, उसको रिवर्स और प्रोवाइड फॉर करो। ठीक है सर। जो भी रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम है, इसको भी रिवर्स करो, प्रोवाइड फॉर करो। ठीक है सर। ऑडिटर क्या इंक्वायर करेगा? डेबिट्स इन द इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, प्लस क्या कोई कम्युनिकेशन आई है फ्रॉम द बोरोअर पॉइंटिंग आउट द डिफरेंसेस इन द इंटरेस्ट चार्ज। सर आपने एक और अच्छा क्वेश्चन कराया था, वो भी कराता हूं, रुको। सारे बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। अब सर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ध्यान से समझना। ये कहता है आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे थे एक नेशनलाइज्ड बैंक का, ठीक है। तो सीएजेड जो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है, इसने देखा कि एक बोरोअर है जिसका एक लॉन्ग टर्म लोन है, दैट हैज बीन क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड क्या मैं बोल दूं, एनपीए की क्लासिफिकेशन है? हाँ सर, क्योंकि ये अपनी ईएमआई टाइम से नहीं दे रहा। दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज, तो हमने इसको सब स्टैंडर्ड में डाल दिया और ये क्लासिफिकेशन बैंक को भी मंजूर है। What are auditors' responsibility with respect to verification of income recognition in the above credit facility? सर above credit facility मतलब जो एनपीए पहली बार बना है। तो जब क्वेश्चन इतना स्पेसिफिक है, जब क्वेश्चन, सारे बच्चे बोलो, इतना स्पेसिफिक है, तो तुम्हारा आंसर भी स्पेसिफिक होना चाहिए। फैला फलू के मत आ जाना। यानी सिर्फ एनपीए वाले पॉइंट्स आएंगे कि जो एनपीए की इंटरेस्ट इनकम है, जो एनपीए की फीस और कमीशन है, हम सिर्फ इसको रिवर्स और प्रोवाइड फॉर करेंगे। तो आपने बोलना है बस ऊपर वाली चीजें फॉलो करो। वो जो रॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड इनकम है, वो चीज अब यहां पे नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक है। बात समझ आ रही है? आ रही है सर। फील से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब सर अगला पॉइंट मैंने आपको बहुत मीठी मीठी बात बताई, AS 19 फाइनेंशियल लीज। जो भी फाइनेंस इनकम अक्रू और क्रेडिट करी है और वो अनरियलाइज्ड फॉर मोर देन 90 डेज, सेम चीज, रिवर्स करो, प्रोवाइड फॉर करो। अगर कोई केस है टेक आउट फाइनेंस का, सर टेक आउट फाइनेंस यानी हर बढ़िया मौके पे फाइनेंस ले लो, हर बढ़िया मौके पे फाइनेंस ले लो। यानी एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस है जो डेट वाइज या सीपीसी वाइज पैसा मिलता रहता है। डेट वाइज मतलब ईयर 1 आ गया, स्टार्टिंग है, पैसा दे दो। ईयर 2 आ गया, टेक आउट फाइनेंस। ईयर 5 आ गया, टेक आउट फाइनेंस। ईयर 8 आ गया, टेक आउट फाइनेंस। यानी हर पर्टिकुलर डेट पे आपने फाइनेंस ले लिया बैंक से, मजे आ गए। या फिर आपका सीपीसी मीट हो गया। सीपीसी मतलब क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। 10% प्रोजेक्ट कंप्लीशन, टेक आउट फाइनेंस। 25% टेक आउट फाइनेंस, 50% टेक आउट फाइनेंस, 75% टेक आउट फाइनेंस। यानी हर क्राइटेरिया मीट होने पे आपने फाइनेंस टेक आउट किया। तो यहां पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। इट इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस जहां पे लेंडर प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको पैसा देगा ऑन अ पर्टिकुलर डेट और व्हेन द सीपीसी इज मेट। सीपीसी मतलब क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अब सर इस केस में क्या हो रहा है, जो इनिशियल लोन था उसको नया लोन रिप्लेस कर देगा। लोन प्रोक्योर्ड लेटर इज यूज्ड टू रिप्लेस द इनिशियल लोन। और ये कहां यूज होता है? प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, जहां से आपको थोड़ी थोड़ी AS 7 की फील आनी चाहिए। अब यहां पे एनपीए वाली बात वही की वही है, इट इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। तो जहां भी अमाउंट ओवरड्यू होगा फॉर मोर देन 90 डेज, एनपीए बनेगा और इनकम रिकॉग्निशन रियलाइजेशन बेसिस पे होगी। तो एनपीए वाली बात तो वही है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अब सर इसके बाद मैंने बोला टेक आउट फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये टाइम पास हो रहा है। सबसे पहले तो एक नया सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दूसरा, क्या ये सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत छोटे टर्म के लिए 10 साल के मजे दे रहा है? 10 साल के मजे दे रहा है। सो इट बूस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लॉन्गर टेन्योर डेट फाइनेंस। 10 साल के मजे मिल सकते हैं। एंड थर्ड एडवांटेज जो इसकी रहती है, ऑब्जेक्टिव रहता है, दोनों का भला करता है। बैंक का भला भी करता है, बोरोअर का भला भी करता है। सर बैंक का भला क्यों? क्या बैंक को एक साथ 10 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं? नहीं, पहले 2.5 करोड़, फिर 2.5 करोड़, 2.5 शाम रोक ले, ओ सॉरी, पहले 2.5 करोड़, फिर 2.5 करोड़, फिर 2.5 करोड़, फिर 2.5 करोड़। यानी सीधा 10 करोड़ नहीं, धीरे धीरे करके बैंक अपना एक्सपोजर बढ़ा रहा है। ठीक है सर। उसके बाद जो एसेट लायबिलिटी का मिसमैच बोरोअर के केस में रहता है, वो नहीं रहेगा। पहले क्या होता था, बोरोअर 10 करोड़ का लोन ले लेता था, 10 करोड़ की लायबिलिटी, एसेट के नाम में कुछ था ही नहीं। अब क्या होता है, 2.5 करोड़ की लायबिलिटी,
फिर 2.5 करोड़ का एसेट बनाया, फिर 2.5 करोड़ की लायबिलिटी, फिर 2.5 करोड़ का एसेट बनाया। तो जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच पहले रहता था वो अब नहीं रहता, धीरे धीरे लायबिलिटी आती रहती है, धीरे धीरे एसेट बनता रहता है। तो ये मीठा सा पॉइंट आप ध्यान रखोगे, टू एड्रेस द एंटिटीज एक्सपोजर इश्यूज एंड एसेट लायबिलिटी मिसमैच कंसर्न फॉर द टेंडर्स यानी बोरोवर्स। ये 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक नया सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लॉन्गर टेन्योर के लिए है, एंड लास्ट पॉइंट इज बैंकर के लिए क्या हो गया, एक्सपोजर इश्यूज ठीक हो गए, बोरोवर के लिए जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच के कंसर्न थे वो भी ठीक हो गए। ठीक है, तो यहां आपका हाँ सर हमारा यहां आपके ये वाले सारे पॉइंट्स, मटीरियलिटी, रेवेन्यू सर्टेनिटी, एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी, बिल परचेज, बिल फॉर कलेक्शन, रीनेगोशिएशन, ठीक है। और बताओ सर, रिवर्सल ऑफ इनकम, लीज्ड एसेट, टेकआउट फाइनेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकआउट फाइनेंस, यहां तक सारे के सारे टॉपिक डन डनाडन डन। एक और प्यारा कॉन्सेप्ट अब हम रिवाइज करने वाले हैं। सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, पार्शियल रिकवरीज ऑफ एनपीए। अब सर ये पार्शियल रिकवरीज ऑफ एनपीए क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से समझना, मजा आएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे हमारे पास अभी क्वेश्चन भी आया रिसेंट आरटीपी में 25 पे, तो सारे बच्चे इस पे फोकस करके चलेंगे। ठीक है सर, देखो जब भी आपकी कोई अमाउंट ओवरड्यू होती है फॉर मोर देन 90 डेज, उसको क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं। अब सर मान लो ये जो अमाउंट ओवरड्यू है, जो इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू है, इसमें ना हमारी इंस्टॉलमेंट है 10 लाख रुपए की। इस 10 लाख रुपए में से प्रिंसिपल है 9 लाख का, इंटरेस्ट है 1 लाख का। ठीक है सर, नॉर्मली क्या होगा, जितनी इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू है उतना पैसा मिलेगा। मैंने कहा अब इसमें डालते हैं मसाला। कितना ओवरड्यू था, 10 लाख, हमको कितना मिला, हमने रिकवर किया 3 लाख, तो इसको क्या कहते हैं, पार्शियल रिकवरी। तो सर एक बात बताओ, जब 10 लाख रुपए के बदले 3 लाख रुपए मिलती है तो यहां पे धर्म संकट क्या है। मैंने कहा यहां पे धर्म संकट है कि अब इस 3 लाख रुपए में से प्रिंसिपल के लिए कितना पैसा है और इंटरेस्ट के लिए कितना पैसा आया है। ओ, तो ऐसे केस में आपने देखना है क्या ये जो पार्शियल रिकवरी हुई है इसको एप्रोप्रिएट करने के लिए बिटवीन द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बैंक ने कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि नहीं। तो अगर तो बैंक ने एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई जिस प्रपोर्शन में अमाउंट ड्यू है उसी प्रपोर्शन में रिकवरी मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस हिसाब से एप्रोप्रिएट करके चल सकते हो। ठीक है सर, बट अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बैंक को अपनी खुद की अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब क्या अकाउंटिंग पॉलिसी सब एनपीएस के लिए अलग नहीं, इट शुड बी यूनिफॉर्म। आज एक अकाउंटिंग पॉलिसी कल को कुछ और हो सकती है, नहीं, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी बनेगी वो यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट मैनर में फॉलो करनी है। ठीक है सर, अब जो अकाउंटिंग पॉलिसी है ये आपने किस तरह से बना सकते हो सकता है बैंक कहे कि भाई पहली प्रायोरिटी में प्रिंसिपल रिकवर करूंगा, फिर जो बचा हुआ पैसा होगा वो मैं इंटरेस्ट की ओर डालूंगा। तो इस केस में क्या होगा, 3 लाख रुपए आए हैं, प्रिंसिपल कितना ओवरड्यू था, 9 लाख रुपए, तो 3 का 3 पूरा प्रिंसिपल पे चला जाएगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है सर। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी बैंक बना सकता है कि भाई मैं पहले प्रिंसिपल पे डालूंगा फिर इंटरेस्ट पे डालूंगा। तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म मैनर में रिकॉग्नाइज करना है। अब सर इनकम रिकॉग्निशन के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाया अकाउंट्स टीचर ने, AS9। तो हमें कहीं ना कहीं AS9 फॉलो करना है, और AS9 कहता है कि आप इनकम को अकाउंट फॉर कब करते हो, जब देयर इज अ सर्टेनिटी। अच्छा, बैंक के लिए इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट होती है सर। तो ये कहता है इंटरेस्ट जब आपका रियलाइज हो जाए तब आप उसको इनकम में ले जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस पॉइंट में सतर्क रहना, सर क्या, जो भी इंटरेस्ट की रियलाइजेशन है ध्यान रहे इट शुड नॉट बी आउट ऑफ फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी। ऐसा ना हो एक तरफ मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना है तो मैंने एक तरफ से बैंक से लोन लिया, दूसरी तरफ इंटरेस्ट दिया, ना मुन्ना ना, ये चीज नहीं चलेगी। तो आपने क्या करना है, ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी बैंक ने इंटरेस्ट रियलाइज किया इट शुड नॉट बी आउट ऑफ फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी। क्या एक बेसिक सी बात समझ आती है, आती है सर। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आ जाओ फटाफट इसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं फेयर लैंग्वेज में। ये कहता है जब भी एग्रीमेंट ना हो और आपको एप्रोप्रिएट करनी है रिकवरीज और इन द एनपीए टू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, क्या करेंगे, अडॉप्ट अ कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है सर, अब इसमें AS9 का तड़का लगा दो क्योंकि इनकम रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज द इनकम एज पर AS9 व्हेन देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन। सो देयरफॉर जो आपने अमाउंट पहले रिकॉग्नाइज नहीं की थी अब आप उसको अकाउंट कर सकते हो क्योंकि अब वो रियलाइज हो चुकी है। सर कौन सी अमाउंट की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है। इंटरेस्ट फुली एंड पार्शियली रियलाइज्ड शुड बी कंसीडर्ड एज अ इनकम। एंड आखिरी में सतर्क रहना, जो इंटरेस्ट आपने रियलाइज किया है वॉट एवर इज द क्रेडिट टुवर्ड्स इंटरेस्ट, मेक श्योर इट इज नॉट आउट ऑफ फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी। तो अगर आप चाहो तो फटाफट वीडियो को 1 मिनट पॉज करके तीनों पॉइंट्स फ्लो में रिकॉल करके आगे बढ़ सकते हो। मेरे साथ आ जाओ, एक बार देख लो ये कौन सा क्वेश्चन दे रखा है बैंक ऑडिट का। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ आरटीपी में 25। देखो क्या कहता है, सीबीसी बैंक लिमिटेड के मल्टीपल लोन अकाउंट है जिनको आप एनपीए बोलते हो। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सम बोरोवर्स मेड पार्शियल पेमेंट्स टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग डेट। जैसे इसने बोला पार्शियल पेमेंट, यानी ये कौन सा केस है, पार्शियल रिकवरी का केस है। ठीक है सर, बट यहां पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। तो जब भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को इन अ कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैनर। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। ये कहता है बैंक की जो फाइनेंस टीम थी इसने रिकॉग्नाइज कर लिया रिकवर्ड अमाउंट को, सीधा सीधा
इंटरेस्ट, बट ऑडिटर इससे खुश नहीं था। तो आप बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो जो आपको ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, यही का यही आंसर आपने इसमें लिख के चलना है। अब ये जो मेमोरेंडम अकाउंट होता है, जो हम अकाउंट्स में भी बनाते हैं कई बार, ये कोई असली अकाउंट नहीं होता है, ये हमारे टाइम पास पर्पस के लिए होता है, हमारे मजे के लिए होता है। तो ये कोई असली अकाउंट नहीं होता, दिस इज अ टाइम पास अकाउंट, दिस इज अ नकली अकाउंट। तो ये कहता है सर आम जिंदगी क्या है। आम जिंदगी जब भी कोई एसेट एनपीए बनेगा तो आप उसका जो इंटरेस्ट अक्रू कर चुके हो एंड आपने कलेक्ट नहीं किया, इसको ना रिवर्सल मारते हो और आगे से आप जो इंटरेस्ट का अक्रूवल है ये बंद कर देते हो। यू स्टॉप द फर्दर अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट। क्या ऐसे ही होता है? हाँ सर। अब बात करते हैं मेमोरेंडम जिंदगी। अब मेमोरेंडम जिंदगी यानी मेमोरेंडम अकाउंट कोई असली अकाउंट तो है नहीं, तो वहां जो करना है कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये कहता है बैंक्स कैन कंटिन्यू टू अक्रू द इंटरेस्ट इन द मेमोरेंडम अकाउंट। किसके लिए? एनपीएस के लिए, फॉर कंट्रोल पर्पस। अपने कंट्रोल पर्पस के लिए ये लोग अक्रूवल स्टार्ट कर सकते हैं। अब सर एक बात बताओ, जो ग्रॉस एडवांस की वैल्यू होती है, ग्रॉस एडवांस का मतलब है एडवांस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, क्या इसके अंदर ये मेमोरेंडम इंटरेस्ट का अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा? मैंने कहा नहीं, मेमोरेंडम अकाउंट इज नॉट असली अकाउंट, ये नकली अकाउंट है। तो जो नकली चीज है वो हमारे ग्रॉस एडवांस का पार्ट नहीं बनेगी। तो यही पॉइंट ये कह रहा है, फॉर कंप्यूटिंग द ग्रॉस एडवांस, जो आप ग्रॉस एडवांस कंप्यूट करके चल रहे हो, ये मेमोरेंडम अकाउंट का इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करेगा। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। इसके अलावा ये कहता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स करके एक हेड आता है पीएनएल अकाउंट में, ठीक है सर। तो जो भी सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर से डिविडेंड आया है वो इसका पार्ट नहीं होगा, वो अलग से दिखाना है, ठीक है सर। इसका पार्ट क्या होगा? जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स है, बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनसे जो इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम आई है वो इसका पार्ट बनेगी, ठीक है सर। अब ये कहता है एक स्पेशल पॉइंट है अबाउट द ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट। अब ब्रोकन पीरियड क्या होता है, ध्यान से समझना। सपोज बैंक ने जो लोन एक्सेप्ट किया वो 25 अप्रैल को किया, इसकी जो फर्स्ट ईएमआई पे करी 5 जून को पे करी, ठीक है सर। तो इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा? अप्रैल के 6 दिन, मई के 31 डेज, जून के 4 डेज। तो कितना हो गया? 41 डेज। तो जनरली इंटरेस्ट कितने दिन का होता है? 30 डेज का। दिस इज अ फुल पीरियड। तो ये जो एडिशनल 11 डेज है, दिस इज द ब्रोकन पीरियड, ठीक है सर। क्या ब्रोकन पीरियड का कॉन्सेप्ट समझा? हाँ। तो जो भी ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट पे किया है प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए जो आपके लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें आपने जो प्रीमियम पे किया उसकी जो अमोर्टाइजेशन है, ये सब क्या है? ये सब आपके इन्वेस्टमेंट्स के खर्चे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट्स के खर्चे हैं, क्या मैं इनको नेट ऑफ कर सकता हूं फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट? आंसर इज यस, आप इनको नेट ऑफ करके चल सकते हो। तो यही बात है आपके नोट्स में, मेमोरेंडम अकाउंट वाला पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स वाली बात बता दी, प्लस ये कहता है जो भी प्रॉफिट होगा ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पीएनएल अकाउंट में आएगा। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा रिवैल्यूएशन पे, वो भी पीएनएल अकाउंट में जाएगा। क्या इनकम वाली सारी बातें क्लियर है? हाँ सर। अब सर आप हमको एक्सपेंस वाली बात बताओगे? मैंने कहा नहीं, एक्सपेंस वाली बात बताने से पहले मैं आपको कुछ और टॉपिक्स कराना चाहता हूं। सारे बच्चे अपने नोट्स पे एडवांसेस वाले टॉपिक पे आओ। एडवांसेस के जस्ट ऊपर रिपोर्ट्स की बात कर रखी है। हाँ सर, ये जो रिपोर्ट्स वाला टॉपिक है एमटीपी सितंबर 24 में आया भाई, इसको मजे में मत लेना, ठीक है सर। तो ये वाला टॉपिक क्या कहते हैं, सारे बच्चे बोर्ड नोट्स पे फोकस करो। ये कहता है एज अ ऑडिटर जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो यू शुड कंसीडर एडवर्स कमेंट्स। एडवर्स कमेंट्स मतलब गलत कमेंट्स जो हो रखे हैं ऑन द एडवांसेस इन द फॉलोइंग रिपोर्ट्स। ये जो आईसीए क्वेश्चन पूछता है वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा इन रिलेशन टू द एडवांसेस। तो कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे रिपोर्ट्स मांगे चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे, आपने इन्हीं रिपोर्ट्स की बात करनी है। अब सर कौन कौन सी रिपोर्ट्स है, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करो। 2 तरह की रिपोर्ट्स है, पुरानी रिपोर्ट्स, नई रिपोर्ट्स। पुरानी रिपोर्ट मतलब प्रीवियस ईयर की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको देख लो, क्या इसमें एडवांसेस के बारे में कुछ दे रखा है। नई रिपोर्ट्स कौन सी हैं सर? जो बैंक के अंदर आई हैं और जो बैंक के बाहर से आई हैं। बैंक के अंदर कौन सी आई हैं? जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, इंटरनल वाली और बाहर वाली। इंटरनल वाली कौन सी रिपोर्ट आई है? इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, जिसको हम कॉन्करेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं, इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट और एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट। क्या 3 इंटरनल रिपोर्ट्स क्लियर है? हाँ सर। बाहर वाली रिपोर्ट कौन सी है? आरबीआई की लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट या रिपोर्ट ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो ये कुछ 4-5 रिपोर्ट्स है जिनके आप नाम याद रख सकते हो। इसका एक बार मैं क्वेश्चन भी करा देता हूं। सारे बच्चे आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये कहता है ड्यूरिंग द स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, सीए अमरीश अपने ऑडिट प्रोसीजर कर रहा है और उसने कुछ सिलेक्टेड सैंपल निकालने ऑफ द बोरोर अकाउंट जिनको एडवांसेस गए हैं। इन अ बैंकिंग एनवायरनमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स ऑन द एडवांसेस कैन बी यूजफुल। तो बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले सकते हैं? तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज जस्ट लाइक द रिपोर्ट्स। तो जो मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई थी, पुरानी रिपोर्ट प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट, नई रिपोर्ट इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल से इंटरनल इंस्पेक्शन, इंटरनल ऑडिट और अदर इंटरनल रिपोर्ट। बाहर वाली कौन सी थी? आरबीआई की लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये कुछ रिपोर्ट्स आप इसमें ध्यान रख के चल सकते हो। इसमें एक रिपोर्ट और है सर, ये कौन सी है?
सपोज अगर पुराना मैनेजर चला गया और नया मैनेजर आ गया, पुराना मैनेजर चला गया नया मैनेजर आ गया, तो मैनेजर अपना काम हैंड ओवर करके जाता है, तो वो हैंड ओवर रिपोर्ट भी आप देख सकते हो। सो मैनेजर चार्ज इन हैंडिंग ओवर द रिपोर्ट व्हेन इनकम्बेंट इज चेंज, यानी मैनेजर इज चेंज, तो वो रिपोर्ट भी आप देखोगे। अब सर इन रिपोर्ट्स को ऊपर ऊपर से नहीं देखना, डिटेल में देखना है। दीज रिपोर्ट शुड बी रिव्यूड इन डिटेल, प्लस जो हमारा सेंट्रल ऑडिटर है ही शुड रिव्यू द एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बाय द आरबीआई, और उसमें जो भी वेरिएशंस रिपोर्ट हुई हैं, देखो क्या मैनेजमेंट ने इनको ठीक से कंसिडर किया या नहीं। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। अब सारे बच्चे एक टॉपिक पे आ जाओ, स्टेजेस ऑफ कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट। स्टेजेस ऑफ कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट, भाई साहब क्या फैला के दे रखा है ना इन्होंने स्टडी मटेरियल में, मजा आ जाता है। मतलब आधे इंटर के बच्चे तो ये देख के बेहोश। तो मैंने कहा जिस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक कराऊं, आपने बिल्कुल वैसे के वैसे चलना है, घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। सो कंडक्टिंग द ऑडिट, इसकी स्टेजेस कवर करते हैं सर। क्या? सबसे पहले इनिशियल कंसिडरेशंस बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या क्या इनिशियल कंसिडरेशन से एक एक करके समझते जाना। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस का मतलब है जब भी एज अ ऑडिटर आप किसी बैंक का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे ब्रांच ऑडिट है चाहे सेंट्रल ऑडिट है, चाहे ब्रांच ऑडिट है या सेंट्रल ऑडिट है, आपको बताना पड़ेगा कहीं आप बैंक से कोई पैसा ओ तो नहीं करते। डू यू ओ एनी मनी टू द बैंक, ये इंडेटनेस आपको बतानी है। फिर सर इंटरनल असाइनमेंट्स, हम सबने पढ़ा है एक सेक्शन 144, सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का या सब्सिडरी कंपनी का, तो आप उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। उनमें से एक सर्विस आती है इंटरनल ऑडिट सर्विस। तो अगर आप इंटरनल ऑडिट सर्विस करोगे, यानी आप इंटरनल कंट्रोल का ख्याल रख रहे हो, और फिर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करोगे तो उसी कंट्रोल को चेक कर रहे हो, तो दिस इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जिस कंट्रोल का आप ख्याल रख रहे हो उसी को चेक करोगे एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो दिस इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो ये कहता है इंटरनल सर्विसेज अलाउड नहीं होती। यही बात बैंक ऑडिट में कह रखी है कि अगर आप इंटरनल असाइनमेंट्स कर रहे हो, जैसे कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट ऑन अ मंथली बेसिस। इंटरनल ऑडिट ऑन अ मंथली बेसिस, तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते। इसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी कराया था, जस्ट गिव अ मोमेंट। आओ सर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कहता है, मजा आ जाएगा। CAX इज द कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ दिस बैंक फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो क्या मैं बोल दूं 1st ऑफ अक्टूबर 2022 से लेकर 30th ऑफ सितंबर 23, एक साल तक ये कॉन्करेंट ऑडिट रहेगा। इसका काम है मंथली रिपोर्ट देना, तो वही होता है ना, मंथली इंटरनल ऑडिट इज अ कॉन्करेंट ऑडिट, तो ये मंथली रिपोर्ट देगा। अब सर मार्च 2023 के एंड में इसको ऑफर मिला स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का फॉर द ईयर 22-23। तो मुझे एक बात बताओ, 22-23 का अगर आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट मिला है और इस पीरियड में आप कॉन्करेंट ऑडिट भी कर रहे हो, तो क्या आप स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो? आंसर इज नो। तो अब आपको ये आंसर किस तरह से लिखना है, सारे बच्चे इधर फोकस करना। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट आप नहीं लोगे अगर आप इंटरनल असाइनमेंट्स कर रहे हो, जैसे कि कॉन्करेंट ऑडिट विच इज अ मंथली इंटरनल ऑडिट, तो ही शुड नॉट एक्सेप्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिट। मजा आया? कम ऑन, मजा आया? हाँ सर। अब इधर आ जाओ। प्लानिंग के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ऐसे 300 एप्लीकेबल होता है, जो कहता है प्लान कर लो बिफोर यू स्टार्ट एनी ऑडिट। अब प्लानिंग में सर हम बात करते थे एक्टिविटीज की, जिसका नाम है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, जिसको हम प्यार से बोलते थे पिया। तो जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होती थी उसमें क्या होते थे, ऐसे 220 की एक्टिविटीज, ऐसे 210 की एक्टिविटीज। 220 की एक्टिविटीज होती थी रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट एंड एंगेजमेंट, जिसमें हम सेकी की बात करते थे। सेकी मतलब सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज और इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। हम 3-4 चीजें देखते थे बिफोर एक्सेप्टिंग एनी क्लाइंट। इसी तरह जो ऐसे 210 होता था वो बात करता था एडिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो उनको भी समझ के चलना। फिर सर ये कहते हैं कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर, यानी कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जो आपसे पहला ऑडिटर रह चुका है, जो कंपनी का एक्स है, इस तरह से ध्यान रखना, जो कंपनी का एक्स है उससे आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी कैसी है वो एक्स ही बता सकता है। जो कंपनी है वो कैसी है वो एक्स ही बता सकता है। तो ये कहता है एज पर क्लॉज 8 कम्युनिकेट, याद रखना क्लॉज 8 कम्युनिकेट। क्लॉज 8 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 कहता है एज अ सीएन प्रैक्टिस आप पोजीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज अ ऑडिटर जो किसी और सीए ने ले रखी थी विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग। आपको उससे एनओसी लेना पड़ेगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर ये कहता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एग्री करना बिफोर बिगिनिंग द ऑडिट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट पे ऐसे 510 लगता है। वो क्या कहता था कि देखना ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं, ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं जो मटीरियली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करे। अगर आपको ऐसी कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है तो आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दोगे। तो यही बात रखिए, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देना अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाए। फिर आप ओवरऑल ऑडिट रिस्क देखोगे, टीम में क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोग लाओगे एंड बैंक का एनवायरनमेंट समझोगे। तो ये सारी बातें आपको समझ के चलनी है। तो इनके लिए मैंने आपको एक टेक्निक लिखवाई थी। सर क्या? कोई भी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है आदित्य। हम आदित्य को प्यार से क्या बोलते हैं? आदि। तो आदि पंजाबी लड़का है, मेरा दोस्त था आदित्य अरोड़ा। तो पंजाबी लोगों को तू तेरा करके नहीं बोलते, बोलते तुस्सी। तो आप बोलोगे आदि तुस्सी प्लानिंग टीम दसो, आदि तुस्सी प्लानिंग टीम दसो। अब इसका मतलब क्या है? मैंने कहा अगर आईसी आपको क्वेश्चन दे दे क्या इनिशियल कंसीडरेशन होती है और मान लो 5 मार्कर क्वेश्चन दे दिया, आपको चीजें समझ आती है बट याद नहीं आएगा, तो इसको कैसे याद रखना है? इनिशियल कंसीडरेशन में आदि से पूछ लो क्या करना है। तो आदि तुस्सी प्लानिंग टीम दसो। आदि का मतलब है ए फॉर असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, आई फॉर इंटरनल असाइनमेंट ऑफ द बैंक, तुस्सी टी फॉर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, सी फॉर
कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर। प्लानिंग टीम 10 मतलब प्लानिंग की बात करेंगे जिसमें हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की बात करते हैं जो ऑलरेडी चैप्टर 2 में आप याद कर चुके हो। एंड इसके बाद टीम की बात करेंगे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख के चलने हैं। इसके अलावा बेसिक पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आप एक बार बस रीड कर लेना, कुछ खास बात नहीं है। मेन फोकस आता है अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में सर गेम क्या है, सारे बच्चे इधर फोकस करना। पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कहीं रिस्क है उसके लिए आपने कंट्रोल लगाया। बैंक के लिए सबसे भयानक रिस्क क्या है कि सर जो बैंक एडवांस कर रही है, जो बैंक लोन्स दे रही है, ये किसी गलत आदमी को ना दे दे। अगर गलत आदमी को दे दिए तो एनपीए बन जाएगा, सारी की सारी बैंड बच जाएगी बैंक की, पैसा बाहर चला जाएगा और वापस आएगा नहीं। तो मुझे बताओ इस रिस्क के लिए बैंक क्या कंट्रोल लगाता है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज यानी सबसे पहले दो ऑफिस होते हैं, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का मतलब होता है जो बंदा डायरेक्टली कस्टमर से डील करेगा, डायरेक्टली बोरोवर से डील करेगा, ठीक है सर। अब बोरोवर फ्रंट ऑफिस के पास आता है, अपने कागजात देता है, इसका अप्रूवल कौन करता है? अलग बंदा। अगर मान लो बोरोवर की इनकम कम से कम 15 लाख होनी चाहिए, बट हमने 12 लाख पे अप्रूव कर दी, तो ये जो एक्सेप्शन है ये भी कोई और बंदा अप्रूव करेगा। कितने लिमिट होनी चाहिए अप्रूवल के लिए, ये दूसरा बंदा डिसाइड करता है। यानी सारी चीजें अलग अलग बंदे डिसाइड कर रहे हैं, सारी चीजें अलग अलग बंदे डिसाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा गलत हाथ में पैसा जाने की रिस्क कम हो जाती है, गलत हाथ में पैसा जाने की रिस्क कम हो जाती है। तो फ्रंट ऑफिस अलग चल रहा है और ये सारे लोग पीछे बैठे हैं यानी बैक ऑफिस में। तो यही बात है आपको यहां पे ध्यान रखनी है। सारे बच्चे एकदम फ्लो में चलना, मजा आ जाएगा। प्लीज रिवाइज विद मी। मैंने कहा आपका क्वेश्चन क्या है? रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले रिस्क की बात करते हैं। रिस्क का मतलब है रिस्क को आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, अगर रिस्क ज्यादा है तो इसको मॉनिटर करो। तो हम इसको प्यार से बोलेंगे IMM ऑफ द रिस्क। तो ये कहते हैं रिस्क इज आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड मॉनिटर्ड अगेंस्ट अ प्री अप्रूव्ड क्राइटेरिया। ठीक है सर। रिस्क है तो कंट्रोल है। सारे बच्चे बोलो रिस्क है तो कंट्रोल है। अब वो जमाना चला गया रिस्क है तो इश्क है। कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब है कंट्रोल्स टू मिटिगेट द रिस्क। जो मैंने आपको बताया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन, अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन, सेटिंग द लिमिट्स, कैश के लिए फिजिकल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फोर्थ पॉइंट कहता है कि ये जो मॉनिटरिंग वाला पार्ट था ना, ये वापस आ जाएगा, यानी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। तो जो आपका रिस्क मैनेजमेंट मॉडल है जिसमें अजम्पशंस है, मेथड्स हैं, इसको रेगुलरली चेक करो। ये कौन करेगा? रिस्क मैनेजमेंट यूनिट यानी आपका इंटरनल ऑडिटर। अब मॉनिटर करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, ये कहां से आएगी? रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम विच प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन, जिसको हम प्यार से बोलते हैं CFO। CFO मतलब कंप्लायंस, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन फॉर टाइम, दैट इज टाइमली एंड कंसिस्टेंटली। चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए? हाँ सर। रिस्क है तो कंट्रोल है। चौथा पॉइंट याद नहीं आएगा तो याद रखना, मॉनिटरिंग वापस आएगा। मॉनिटरिंग मतलब आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग से निकला मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज के लिए इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, ये पूरे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर नजर कौन रखेगा? सर मैनेजमेंट के ऊपर नजर रखता है TCWG, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द TCWG, जो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बना के देगा। इसका भी क्वेश्चन करा दो सर। आगे सर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दो तरह से पूछा गया, एक May 19 में और एक MTP Jan 25 में। ठीक है, मैं दिखाता हूं क्या गेम है। ठीक है, सीधा साधा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है पीयूष द बैंक मैनेजर डेवलप्स द कंट्रोल्स टू मेक की बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क। कहीं ना कहीं मैनेज करने बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क। तो डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी रिस्क कंट्रोल, मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज। उसके बाद मॉनिटरिंग के बाद क्या था? रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऊपर TCWG। वही आपने 5-6 पॉइंट्स लिख के चलने हैं। अगेन अब इसका मिलता जुलता क्वेश्चन जो आया MTP Jan 25 में, हो सकता है आपकी बुक में ना हो, फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, देख के चलो। कहता है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ स्माइल बैंक CS Sweetie focused on understanding the risk management process. She reviewed how the management developed the controls and used performance indicator to monitor the risk. She also assessed the risk management system effectively identified and mitigated the risk. मतलब इसने सारा रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें देख ली। Discuss how should CS Sweetie evaluate the adequacy of risk management control. तो अगेन रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड शुभम सर ने एक ही टॉपिक पढ़ाया है, वही का वही आपने लिखना है। तो इसमें साथ में लिख दो May 19 एंड MTP September 24 नहीं है, Jan 25 है। ठीक है, MTP Jan 25 तो रीसेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज हल्के में मत लेना। अब इसके बाद सर जो टॉपिक्स दे रखे ना एकदम रियल टॉपिक है, मतलब पता नहीं क्या, एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले एंगेजमेंट टीम डिस्कस वगैरह करेगी ताकि इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले अबाउट द बैंक। फिर ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, और इसके बाद बनाएंगे ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। मेमोरेंडम यानी एक समरी, जो भी प्लान है उसकी एक समरी बना लेंगे। अब ये समरी कैसे दिखेगी, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। ये कहता है ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम विल समराइज द ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान में क्या आता था? आंटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। ये चीज हमने चैप्टर 2 में पढ़ रखी है। तो ये लोग भी ये कहते हैं इट विल डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड नेचर। टाइमिंग को बाजू में रखा, उसका नाम रख दिया स्कोप। नेचर टाइमिंग को बाजू में रखा, उसका नाम रख दिया स्कोप, यानी स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर। ठीक है सर। सेकंड थिंग,
क्योंकि सर ये समरी है ऑडिट प्लान की, तो हम सारी रिस्क के बारे में नहीं बताएंगे, सारे इश्यूज के बारे में नहीं बताएंगे, सिर्फ सिलेक्टेड इश्यूज के बारे में बताएंगे, सिलेक्टेड रिस्क के बारे में बताएंगे। तो वी विल हाईलाइट ऑल द सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड रिस्क विच वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग प्लानिंग। ठीक है सर। अब जब आपने दोनों चीजें कर ली तो आपके पास एक सबूत आ गया। यू गेट अ एविडेंस दैट यू प्रॉपर्ली प्लान द ऑडिट, क्योंकि आपने डिसाइड करे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, जिसको ये लोग बोलते हैं स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। साथ ही साथ आपने दिखा दिया कि आपने रिस्क के साथ कैसे डील किया, हाउ यू रिस्पॉन्डेड टू द ईपीएस रिस्क। ईपीएस मतलब इंगेजमेंट, परवेसिव और स्पेसिफिक रिस्क। ये वही नाम है जो हम इंगेजमेंट टीम डिस्कशंस में बात भी करते हैं। ठीक है सर। अब सर ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम तो समझ आ गया, फिर ये मटीरियलिटी निकालेंगे, गोइंग कंसर्न असेस करेंगे। अब आता है क्लासिक टॉपिक मनी लॉन्ड्रिंग वाला। इसको भी स्टार मार्क कर लो, इस पे भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भाई बताओ एज अ ऑडिटर केवाईसी के बारे में जानने से आपको क्या फायदा होगा। तो यही सारी बातें आपने इसमें लिखनी है। तो सारे बच्चे एक बार इधर आना, मैं बताता हूं हाउ डू यू असेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो सबसे पहले फ्रॉड वाला जो ऐसे 240 जो हम सीए फाइनल में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें बस इतना जान लो, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, ताकि हम इस पर रिस्पॉन्ड कर सकें। अब सर ऑडिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या फ्रॉड आसानी से मिल जाएगा या अलर्ट रहना पड़ेगा? अलर्ट रहना पड़ेगा। एज अ ऑडिटर यू नीड टू स्टे अलर्ट, तो यू शुड मेंटेन अ एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है सर, हम तो अलर्ट रहेंगे। बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? तो मैंने कहा बैंक के लिए ना आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई है। आरबीआई हैज फ्रेम्ड द गाइडलाइंस ऑन पमला एंड केवाईसी। पमला मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज एंड केवाईसी नो योर कस्टमर। तो बैंक का काम है इन गाइडलाइंस के हिसाब से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाना टू रिकॉग्नाइज एंड रिपोर्ट द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। क्या ये बेसिक सा पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। तो यही की यही बात यहां पे मैंने आपको कवर करा दी। फिर जो भी रिस्क है उनको असेस करके चलो। एंड आउटसोर्सिंग करना भी अच्छी बात होती है, इससे बैंक को थोड़े कॉस्ट सेविंग होती है, स्पेशलाइज सर्विसेज मिल जाती है, बट कई बार इसका डेटा लीक हो सकता है। तो जो आउटसोर्सिंग से रिलेटेड रिस्क है उसको भी देखना बैंक ठीक से मैनेज कर रहा है या नहीं। फिर देखना हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द असेस्ड रिस्क, यानी एज अ ऑडिटर आप क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कैसे करोगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे करोगे, ये देख के चलना है। देन सर स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या थी? स्ट्रेस टेस्टिंग क्या थी? तो मैंने कहा स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या करते हैं ना, जो बैंक का मैनेजर होता है, बैंक का मैनेजर होता है, उसको परेशान कर दो, फिर वो स्ट्रेस में आके तुमको 2-3 प्यारी प्यारी बातें बोलेगा, तुम उसको रिकॉर्ड कर देना और यूट्यूब पे डाल देना। क्या ये स्ट्रेस टेस्टिंग है? मैंने कहा इसको स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं कहते। स्ट्रेस टेस्टिंग किसी बंदे की नहीं होती, सॉफ्टवेयर की होती है। कि अगर बैंक की ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है, अगर बैंक के ऑपरेशंस एक पर्टिकुलर नॉर्मल लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या इसका सॉफ्टवेयर इसको हैंडल कर पाएगा? क्या इसका सॉफ्टवेयर इसको हैंडल कर पाएगा? इसको कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। तो ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना, हो सकता है केस स्टडी वगैरह में पूछ ले। तो इट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी। क्या सॉफ्टवेयर फास्ट वर्क करेगा अगर नॉर्मल ऑपरेशन से ज्यादा काम आ जाए? तो इसमें एक सॉफ्टवेयर का नाम दे रखा है मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर। ठीक है, मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बाकी और सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज होती है। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसके हिसाब से टेस्टिंग वगैरह होगी। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट बेसिल 3 फ्रेमवर्क। ये जो बेसिल 3 फ्रेमवर्क है क्यों आया था? क्योंकि बैंक्स बहुत खराब लोन दे रहे थे। 2008 के आसपास जो सब प्राइम क्राइसिस हुए थे, लेहमन ब्रदर क्राइसिस हुए थे, उस टाइम पे बैंक बहुत खराब लोन दे रहे थे। तो इस वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। अब जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं ना, बैंक्स बिखर जाते हैं। तो इन्होंने कहा बैंक्स के पास सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए, बैंक्स के पास खुद की सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए। अगर मार्केट में क्राइसिस आए तो वो इसको एब्जॉर्ब कर पाए, वो कहीं ना कहीं इससे बच के निकल पाए। तो इन्होंने क्या बनाया? इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस बनाई। किसने? बीसीबीएस। बीसीबीएस का मतलब है बेसिल कमिटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है सर। इन लोगों ने क्या दिया? इन लोगों ने क्राइटेरिया दिया फॉर रेगुलेटरी कैपिटल, कि आपके पास मिनिमम कितनी कैपिटल होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। एंड इनका मेन फोकस क्या था? मेन फोकस था टू मैनेज द रिस्क ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो मेन आपने बस 2-3 बातें इसमें यही ध्यान रखनी है, मैंने आपको नोटिंग भी कराई थी। सर कहां पे? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो अगर आप अपने बैंक ऑडिट के नोट्स के लास्ट में आओगे तो मैंने आपको बेसिल 3 फ्रेमवर्क में बस इतना बोला कि जो बीसीबीएस है इसने इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन दे रखी है, जिसमें इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया बता रखा है फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल। मेन फोकस इज ऑन मैनेजिंग द रिस्क ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये बेसिक सी बात बस आप समझ के चलो। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है सर। अब सारे बच्चे पानी के 2-2 घूंट लगाओ, फिर मैं आपको खर्चे कराता हूं, बैंक के खर्चे कराता हूं। चलो ऑल सेट, डन 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 सर। अब चलो खर्चे पे चलते हैं। आ जाओ सारे बच्चे मेरे साथ। सबसे बड़ा और सबसे पहला खर्चा बैंक के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। भाई मेन खर्चा यही है, मेन खर्चा यही है। जो भी आप बैंक के साथ सेविंग डिपॉजिट रखते हो, फिक्स डिपॉजिट रखते हो, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। हाँ सर, तो वही तो बैंक का सबसे बड़ा खर्चा है। तो जो भी इसने डिपॉजिट्स ले रखे, जो भी बोरिंग्स ले रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट आता है। अब एज अ ऑडिटर तुम इस इंटरेस्ट को कैसे चेक कर सकते हो? सबसे पहले कहता है रेशियो एनालिसिस। सर रेशियो एनालिसिस में कैसे होगा? सारे बच्चे इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिवाइज करना। मैंने कहा 3 तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हाँ,
मान लो इनका जो रेट बैंक का चल रहा है 0%, 4%, 7%, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैंने क्या किया, इनसे रेट ले लिया, ठीक है सर। फिर मैंने इनसे पूछा बताओ साल भर में कितना इंटरेस्ट पे किया, तो कहते हैं सेविंग अकाउंट पे 4 लाख, फिक्स डिपॉजिट पे 7 लाख। फिर मैंने पूछा तुम्हारी एवरेज लायबिलिटी कितनी थी, तो इसमें 1 करोड़, इसमें 1 करोड़। तो मुझे बताओ रेशियो कैसे निकलेगा, रेशियो निकलेगा इंटरेस्ट पेड डिवाइडेड बाय एवरेज लायबिलिटी, तो या 4% या 7%। सर ये तो रेट्स मैच कर गए। हाँ ये रेट्स मैच कर गए, इसी को कहते हैं रेशियो एनालिसिस। तो ये कहता है ऑडिटर वांट्स टू असेस द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। कैसे चेक करेगा, बाय एनालाइजिंग द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट पेड डिवाइडेड बाय एवरेज लायबिलिटीज ड्यूरिंग द पीरियड। बट मॉडर्न डे की बात करूं तो ये सब टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है दैट इज ऑटोमेटिकली अकाउंटेड बाय द कोर बैंकिंग सिस्टम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, यही जो चीज मैंने प्रैक्टिकली बताया उसको इंग्लिश में लिख दिया। फिर आता है सर वेटेड एवरेज रेट। वेटेड एवरेज रेट में क्या होता है, जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं क्वार्टरली उसका अमाउंट ले लो। जैसे Q1 में सेविंग अकाउंट में थे 800 करोड़, फिक्स डिपॉजिट में एवरेज लायबिलिटी थी 200 करोड़। अब इनका वेट कितना आ गया, 80% और 20%। एग्रीमेंट में रेट कितना है, 4%, 7%। तो वेटेड एवरेज रेट कितना आ गया, 4 का 80% 3.2%, 7 का 20% 1.4%। तो टोटल वेटेड रेट आ गया 4.6%। ठीक है सर। अब मैंने बैंक से एनुअल अकाउंट्स मंगाए और उस पर मैंने देखा Q1 में कितना इंटरेस्ट पे हुआ था और एवरेज बैलेंस क्या था। उसके हिसाब से मैंने रेट निकाला Q1 का, तो वो भी 4.8% आ गया। तो जब 4.8% अकाउंट्स के हिसाब से और वेटेड एवरेज है 4.6%, इनको कंपेयर करो और एनालाइज करो। तो यही बात दे रखी है, ऑडिटर ऑब्टेन्स द डिटेल्स ऑफ वेरियस डिपॉजिट्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इससे क्या होगा, डिटेल्स के बेसिस पे आप वेटेड एवरेज रेट निकाल सकते हो। इसको कंपेयर करो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट से, और अगर डिफरेंस मटेरियल है तो इसके बारे में इंक्वायरी करो। सर ये तो बड़ा ही आसान है। फिर हमारे पास दो एनालिसिस आ जाते हैं, वाईओवाई एमओएम। वाईओवाई एमओएम, वाईओवाई का मतलब है जो एवरेज इंटरेस्ट पेड है ऑन द डिपॉजिट्स, इसको कंपेयर करो विद द प्रीवियस ईयर और एनालाइज द डिफरेंसेस। मंथ ऑन मंथ में क्या होता है, मैंने कहा मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में क्या करते हैं, अप्रैल के इंटरेस्ट पेड को मई से कंपेयर किया, अरे मई में ज्यादा किया कंपेयर टू अप्रैल, इसका रीजन पूछो। तो ऑब्टेन द लेजर ब्रेकअप ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर ईच मंथ और क्वार्टर एंड कंपेयर विद द बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब प्रीवियस मंथ और क्वार्टर। एंड आखिरी में एवरेज बैलेंस देखो ये लोग कैसे कंप्यूट करते हैं, फिर आप उसको रिकंप्यूट करो ऑन सैंपल बेसिस। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। यही की ये चीज आपके यहां पे लिखी है, ये मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी नोट डाउन करा दी। अब आ जाओ अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स में कुछ नहीं, एक बार इनको रीड करके चलना। हम इसकी कंप्लीटनेस, रेट्स और इंटरेस्ट देखेंगे। कंप्लीटनेस मतलब सब डिपॉजिट्स पे है, कंप्लीट अक्रूवल आपने किया है, अगर चाहे तो रिकंप्यूटेशन ऑफ अक्रूवल भी कर लो। ठीक है सर। रेट्स किसके हिसाब से होने चाहिए, आरबीआई एग्रीमेंट, इंटरनल रेगुलेशन, और इसमें कोई चेंज है तो वो भी देख लो। फिर हम इंटरेस्ट देखेंगे ऑन द सेविंग अकाउंट एज पर द आरबीआई एंड बैंक, इंटरेस्ट ऑन द इंटर ब्रांच अकाउंट एज पर द आरबीआई एंड हेड ऑफिस। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। अब शुभम सर ने अगली चीज कौन सी कराई थी, ऑडिटिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सारे बच्चे बोलो क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? यहां तक आते आते सारे बच्चों की क्या हो जाती है, सिट्टी पिट्टी गुल। तो हम अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। तो सर ऑडिटिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या देखते हैं, सारे बच्चे जल्दी से पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहले वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, तो जो भी रेंट का खर्चा है उसके लिए एग्रीमेंट चेक कर लो, यानी डॉक्यूमेंट चेक करो और उसकी कैलकुलेशन। बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज मैंने क्या कहा था, डाइवर्जेंट ट्रेंड्स। डाइवर्जेंट ट्रेंड्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पावर एक्सपेंस की बात करूं दिल्ली में, तो सितंबर से दिसंबर में पावर का बिल बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? सर सितंबर से दिसंबर में ठंडी आ जाती है, ठंडी में एसी कम चलते हैं, तो पावर का बिल घटना चाहिए। तो अगर घटने की जगह बढ़ रहा है तो ये गड़बड़ है। गड़बड़ को अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जेंट ट्रेंड। ओ माय गॉड, तो ये चीज भी देखेंगे। इसके अलावा मैंने कहा था इंटरनल कंट्रोल्स देख लेना किस तरह से इनके प्रोसेसेस है, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो कम टेस्टिंग करेंगे। एंड आखिरी में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या करेंगे, हर खर्चे का जो टोटल है उसको डिवाइड करेंगे विद द टोटल एक्सपेंस। ठीक है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एंड ये जो रेशियो निकल के आएगा इसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से। ऐसे ट्रैवल के खर्चे को डिवाइड किया टोटल एक्सपेंस से, कंपेयर किया विद द प्रीवियस ईयर। तो ये 4 तरीके हैं। तो सारे बच्चे एक बात बताओ, इतना बैंक ऑडिट पढ़ने के बाद ये टॉपिक आपको चुभ रहा है? हाँ सर। कितना चुभ रहा है, छोटी सुई या वड्डी सुई? सर वड्डी सुई। तो इसके 4 पॉइंट भी ऐसे याद रखेंगे, वड्डी सुई, वी फॉर वाउचिंग वेरिफिकेशन, DI for divergent trend, SU for substantive analytical procedure and I for internal control। फिर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज में कुछ नहीं है सर, 3 तरह के प्रोविजन एक बैंक बनाता है, एक तो एडवांसेस पे, एक टैक्स पे और अदर एक्सपेंसेस पे। जो एडवांसेस के प्रोविजन है वो बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर। तो आपने देखना है सर्कुलर के हिसाब से क्या बैंक ने ठीक से प्रोविजन बनाया कि नहीं। अब प्रोविजन बनाने के लिए क्या चाहिए, क्लासिफिकेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड का अलग बनेगा, सब स्टैंडर्ड का अलग बनेगा, D1 का अलग बनेगा, D2 का अलग बनेगा, D3 का अलग बनेगा, लॉस एसेट का अलग बनेगा। तो मैंने सर्कुलर को समझा, उसके हिसाब से बैंक को समझा,
कि बैंक कैसे प्रोविजन बनाता है। इसके लिए मैंने क्लासिफिकेशन चेक करनी है सैंपल बेसिस पे, तो इसके लिए क्या मांगू, डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ द स्टैंडर्ड एंड एनपीए लोन्स एंड एग्री विद द जनरल लेजर। क्या पूरा फ्लो क्लियर है? हाँ सर। इसी तरह मैं टैक्स का प्रोविजन भी चेक करूंगा। टैक्स के प्रोविजन में बस आपने चेक करना है कि जो भी आइटम्स इन्होंने डेबिट और क्रेडिट कर रखे हैं टैक्स कैलकुलेट करते वक्त, वो टोटल इनकम निकालते वक्त जो भी डेबिट और क्रेडिट आइटम्स कर रखे हैं उनको चेक करो। फॉर एग्जाम्पल अगर पेनल्टी है तो क्या ये खर्चा अलाउड होगा? नो सर, दिस इज नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 37। तो आपने डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को वेरीफाई करते हुए चलना है। इसके अलावा कहता है जो भी प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस है उनको चेक करो कंसीडरिंग द सर्कमस्टेंसेस। तो सपोज अगर इन्होंने रेंट का प्रोविजन बना रखा है मार्च मंथ का, तो मार्च मंथ का रेंट प्रोविजन आप एग्रीमेंट से चेक करके चल सकते हो। सर ये तो बड़ा मीठा मीठा पॉइंट था, और बताओ सितंबर 24 में आ गया। सो इट इज वेरी वेरी इजी। यहां आपका बैंक ऑडिट का पूरा रिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। हियर योर फुल रिवीजन ऑफ बैंक ऑडिट गेट्स कंप्लीटेड। सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए? हो गए सर। सारे क्वेश्चंस हो गए? हो गए सर। बस फिर और क्या चाहिए? बस फिर और क्या चाहिए? तो मैं आपको बताऊं ना, जरूरत पड़े तो रेस्ट ले लिया करो। इट इज ओके टू रेस्ट, टेक रेस्ट, बट नॉट ओके टू क्विट। क्विट नहीं करते। क्विट सर कमजोर दिल वाले करते हैं। क्विट कमजोर दिल वाले करते हैं। जो बड़े दिल वाले होते हैं ना, जो बड़े दिल वाले होते हैं वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं और उनको अपनी मंजिल फिर मिल ही जाती है। तो मुझे लगता है कि यार आप अभी तक अगर इस रिवीजन में बने हुए हो, अगर आप अभी तक मेरे साथ यहां पे लगे हुए हो, तो आपके अंदर पेशेंस तो है, आपके अंदर वो मोटिवेशन तो है अपने लिए कुछ कर दिखाने की। तो आप वो छोटे दिल वाले नहीं हो, बड़े दिल वाले हो। तो जब बड़े दिल वाले हो तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लिया करो, बट रुकना नहीं है। आपने वहां पे गिव अप नहीं करना, आपने वहां पे क्विट नहीं करना, आपने चलते जाना है। क्योंकि अगर चलते जाएंगे तो पक्का हमको हमारी मंजिल मिल जाएगी। और मैं जानता हूं आपकी मंजिल क्या है। सीए फाइनल की टिकट चाहिए? जल्दी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक, कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये रिवीजन कैसी लगी, ताकि मेरे लिए भी एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशन हो कि हाँ यार मजा आ रहा है, बच्चों को मजा आ रहा है। क्योंकि मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूं, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सो कीप गोइंग ऑल ऑफ यू, इसी तरह से लगे रहो, एंड यस आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। कीप गोइंग, कीप रॉकिंग माई इंटर स्टार्स।